जी सर। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ये मेरा छोटा सा इंट्रो है। I am very grateful to my parents, due to which I am here in this world. They have been passed in the 1.5 year last year. My father died on the last Eid. हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, ये इस पर रेजोल्यूशन वाज डन 1987, जब 26 जून उन्होंने डिसाइड किया कि इस दिन हम जो ड्रग वर्ड अब्यूज जो है वो इसको मनाएंगे सोसाइटी में। तो ये उस वक्त से 87 से चल रहा है, और हर 26 जून को। अभी हम कभी वेट करेंगे, शायद कभी 26 जून सर्दियों में आ जाए, लेकिन लगता है मुश्किल ही सर्दियों में आएगा, या गर्मियों में रहेगा। वेरी हॉट डेज। तो इस दफा हर दफा कोई ना कोई थीम होता है। इस दफा जो थीम उन्होंने बनाया है पीपल फर्स्ट है, कि स्टॉप स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन एंड स्ट्रेंथनिंग द प्रिवेंशन। इसके इस वक्त बहुत ज्यादा काम जो है दुनिया में प्रिवेंशन के ऊपर हो रहा है, कि हम कोशिश करें कि, क्योंकि ट्रीटमेंट इतना कॉस्टली होता जा रहा है और इतनी इसमें जनरेशन सफर कर रही है, तो बहुत ज्यादा फोकस इस वक्त WHO का और आईसेप का सबका हो गया कि हम किस तरीके से प्रिवेंशन के ऊपर काम करें। और अगर हम इस डिजीज को एक ही फैमिली में अगर एक बंदे को प्रिवेंट करने में कामयाब हो जाए, तो वो उसकी मल्टीप्लिकेशन हम स्टॉप कर सकेंगे। सो बहुत ज्यादा काम जो है इसके ऊपर अभी हो रहा है। तो अभी इसमें स्टिग्मा को रोकने के लिए एक थीम जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बना है, यहीं से हम स्टार्ट करेंगे, यहीं पे एंड करेंगे, कि पीपल फर्स्ट, स्टॉप स्टिग्मा डिस्क्रिमिनेशन, स्ट्रेंथन द प्रिवेंशन। कि जब भी हम बात करें कि ये डायबिटिक है, ये हाइपरटेंसिव है, ये एडिक्ट है, उसकी वजह कहते हैं कि पीपल विद एडिक्शन, पीपल विद हाइपरटेंशन, पीपल विद डायबिटीज। तो इससे हम डिस्क्रिमिनेशन को कम कर सकते हैं, स्टिग्मा को कम कर सकते हैं। और ये इंटरनेशनली डॉक्टर नॉर्मन साटोरियस बहुत बड़े साइकियाट्रिस्ट है। एकदम साइकियाट्रिस्ट के ग्रुप्स में बैठे थे, तो एक इनफॉर्मल डिस्कशन हो रही थी, तो वो बता रहे थे कि इस वक्त दुनिया में जो सबसे बड़ा इशू है ट्रीटमेंट की राह में, जो सबसे बड़ी रुकावट है, और वो स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन है। अगर हम स्टिल इन वेस्ट के अंदर भी यही हाल है, ये सिर्फ पाकिस्तान वगैरह में नहीं, इंटरनेशनली पूरी दुनिया में स्टिल ये बहुत बड़ा इशू है कि स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन ये रिकवरी में, ट्रीटमेंट की राह में बहुत बड़ी रुकावट है। इट्स ए वेरी गुड स्लाइड, एंड बहुत बड़ी इसके अंदर साइंस है पूरी, और बहुत इंफॉर्मेशन है। अगर हम सब्सटेंस यूज को देखें तो इसके 3 एरियाज हैं। पहला एरिया प्रिवेंशन है। इससे पहले भी एक एरिया आता है, दैट इज प्रमोशन। जब ये स्टार्ट हुआ था, सबसे पहले लोगों ने इंटरनेशनली सिगरेट की एक वक्त था जो आप सब लोग अगली जनरेशन के हैं, शुरू में बहुत ज्यादा सिगरेट्स की तमाम क्रिकेट मैचेस में, तमाम टीवी के ऊपर सबसे पैसा जो आता था वो एड्स के ऊपर आता था। सिगरेट्स के एड, बाकी चीजों के एड्स बहुत ज्यादा आते थे, जो कि अब नहीं आते। तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा इश्यूज थे। तो उसके बाद फिर उन्होंने प्रमोट, पहले उन्होंने किया सिगरेट को, बाकी चीजों को बहुत प्रमोट करते रहे। फिर आस्ता आस्ता उन्होंने देखा कि नहीं, इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम इश्यू आ रहे हैं, तो फिर उन्होंने इसकी प्रमोशन बंद कर दी। और फिर देखा कि इसकी वजह से सब्सटेंस यूज बहुत बढ़ रहा है, फिर उन्होंने प्रिवेंशन पे काम स्टार्ट किया। तो प्रिवेंशन जो है वो है, जब कोई बंदा ड्रग यूज नहीं करता, उस वक्त नशा शुरू करने से पहले का जो प्रोसेस है, उसको प्रिवेंशन में कहते हैं, कि उसको रोकना कि ड्रग यूज ना करें। अगर ये तमाम लोगों में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, टीवी पे ऐड चल रहे हैं, मैस लेवल के ऊपर दे रहे हैं, तो इसे कहते हैं यूनिवर्सल प्रिवेंशन। अगर किसी ऐसे एरिया में आप प्रिवेंशन के बारे में, प्रिवेंशन के बकायदा प्रिंसिपल्स हैं, 11-12 प्रिंसिपल्स हैं, उनके तहत प्रिवेंशन की जाती है। अगर आप उनको बता रहे हैं जो कि मार्जिनलाइज्ड लोग हैं, जिनके अंदर सब्सटेंस यूज का खतरा होता है, मिसाल के तौर पर जो वार एरियाज में रह रहे हैं, फ्लड एरियाज में रह रहे हैं, पुअर पीपल हैं, या चिल्ड्रन ऑफ सब्सटेंस अब्यूज पीपल, उनके जो बच्चे हैं, उनके फैमिली मेंबर्स हैं, उनके ऊपर जो प्रिवेंशन के प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं, उसे कहते हैं सिलेक्टिव प्रिवेंशन। और थर्ड है इंडिकेटेड प्रिवेंशन। ऐसे बच्चे जो ड्रग स्टार्ट कर चुके हैं लेकिन अभी एडिक्ट नहीं हुए, वो आदी हैं या नशा की शुरुआत में करें, तो उनके ऊपर जो प्रिवेंशन प्रिंसिपल अप्लाई किए जाएंगे, साइको एजुकेशन दी जाएगी, दैट इज इंडिकेटेड। तो एडिक्ट बनने से पहले पहले जो प्रिवेंशन दी है, ये 3 टाइप्स है, यूनिवर्सल, सिलेक्टिव और इंडिकेटेड, जो शुरू कर चुके हैं। उसके बाद ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है। अगर वो उसमें पहुंच गया है, एडिक्शन की रियल में चला गया है और सब्सटेंस यूज शुरू कर चुका हुआ है, तो फिर हम उसका केस आइडेंटिफिकेशन करेंगे, देखेंगे कि इसकी लेवल क्या है, इसमें प्रॉब्लम्स क्या है,
तो उसकी ट्रीटमेंट के हवाले से फिर हम बात करना शुरू करेंगे। उसमें फिर हम जो स्टैंडर्डाइज ट्रीटमेंट जो प्रोसीजर्स हैं उसके ऊपर हम काम करेंगे, और एक प्रॉपर जो ट्रीटमेंट के फिर ट्रीटमेंट के भी प्रिंसिपल्स है, जैसे प्रिवेंशन के प्रिंसिपल ऐसे ट्रीटमेंट के प्रिंसिपल्स हैं कि ट्रीटमेंट कैसी होनी चाहिए, कौन से प्रिंसिपल्स हैं, कौन सी ट्रीटमेंट देनी चाहिए, की लेवल क्या है, पेशेंट को कितनी ट्रीटमेंट देनी है, और कब तक ट्रीटमेंट करनी चाहिए। उसके बाद तीसरा जो इम्पोर्टेंट है वो रिकवरी मैनेजमेंट है या मेंटेनेंस है। आपने चाहे आउट पेशेंट के तौर पर ट्रीटमेंट कर रहे हैं चाहे इन पेशेंट के तौर पर ट्रीटमेंट कर रहे हैं, असल चीज जो है मेंटेनेंस के ऊपर आती है। अब इसको रिकवरी मैनेजमेंट कहते हैं। डिटॉक्स करें और रिकवरी मैनेजमेंट में आ जाएं, जिसमें लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट है, उसके गोल्स है, रिडक्शन या रिलैप्स है। ये भी बेसिकली प्रिवेंशन का हिस्सा है कि आपने रिलैप्स प्रिवेंशन करनी है। मरीज ने इलाज करवा लिया, अब हमने रोकना कि वो दोबारा से रिलैप्स ना हो, दोबारा ड्रग की तरफ ना जाए। रिलैप्स और वीकनेस को हमने रोकना है। और उसके बाद आफ्टर केयर है, इंक्लूडिंग रिहैबिलिटेशन, दोबारा से नॉर्मल लाइफ बल्कि उससे बेटर लाइफ पे जाना। तो ये एक कंप्लीट जो है एक एरिया है जिसको हमें समझने की जरूरत है कि एक मुकम्मल रियल्म है जो प्रिवेंशन से लेकर ट्रीटमेंट तक हम और ये लाइफ टाइम प्रोसेस है। इट स्टार्ट फ्रॉम द क्रेडल टू डेथ, के मरीज की पैदाइश से शुरू होकर उसकी कब्र तक ये सारा पूरा सिलसिला चलता है, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट एंड मेंटेनेंस। अच्छा, कुछ प्रोटेक्टिव फैक्टर्स फैमिलीज के अंदर और क्लाइंट्स के अंदर होते हैं और कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं। हम देखने जाएंगे प्रोटेक्टिव फैक्टर कौन कौन से हैं। जैसे फैमिली के बॉन्ड्स, फैमिली रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं, फैमिली के अंदर एक हायरार्की सिस्टम मौजूद है, ये प्रोटेक्टिव फैक्टर है। पेरेंटल मॉनिटरिंग ऑफ द चिल्ड्रन एक्टिविटीज एंड पीयर्स, ऐसे वालिदैन जो अपने बच्चों की एक्टिविटी और उनके दोस्तों के साथ जो मिलना मिलाना है उसके ऊपर नजर रखते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ये भी इसके अंदर आ जाता है। उसके बाद है कि क्लियर रूल, घर के अंदर क्लियर रूल्स है, फैमिली फंक्शनल है, उनकी कंसिस्टेंटली एनफोर्स किया जा रहा था रूल्स और इम्प्लीमेंट किए जा रहे होते हैं घर के अंदर। इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पेरेंट इन द लाइफ ऑफ चिल्ड्रन, पेरेंट्स जो है बच्चों के स्कूल में भी जाते हैं, जहां वो जाते हैं उनके साथ उनके फ्रेंड्स की फैमिलीज को भी मिलते हैं, तो उनके अंदर एंगेज होते हैं पेरेंट्स, ये एक प्रोटेक्टिव फैक्टर है। सक्सेस इन द स्कूल परफॉर्मेंस, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद द इंस्टीट्यूशन सच एज स्कूल एंड रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, पेरेंट्स के स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं, हर वो फैमिली डे के ऊपर जाते हैं और वैसे भी पता करते रहते हैं। एंड अडॉप्शन ऑफ द कन्वेंशनल नॉर्म्स अबाउट द ड्रग्स यूज, जो कन्वेंशनल नॉर्म्स हैं उनके ऊपर वो नजर रखते हैं, बच्चों से बातचीत करते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, बच्चे बताते हैं जी हमारे दोस्त ये कहते हैं वो कहते हैं, तो उसके ऊपर वो डिस्कशन करते हैं। आप अगर रिस्क फैक्टर के ऊपर आ जाएं तो इससे उल्ट सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं। मिसाल के तौर पर केओटिक होम एनवायरनमेंट है, पर्टिकुलरली इन विच पेरेंट्स अब्यूज सब्सटेंस, जहाँ पे सब्सटेंस यूज ज्यादा है या मेंटल इलनेसेस ज्यादा है, वो एक ऐसा एनवायरनमेंट है जहाँ पे सब्सटेंस यूज के चांसेस ज्यादा होते हैं। इनफेक्टिव पेरेंटिंग स्पेशली विद द चिल्ड्रन विद द डिफिकल्ट टेम्परामेंट, ये जो मोस्ट डिफिकल्ट एक बच्चे के अंदर प्रॉब्लम होता है वो टेम्परामेंट का होता है। ऐसा बच्चा जिसका टेम्परामेंट ज्यादा है और वो बात जल्दी सुनता नहीं है, दैट्स द मोस्ट डिफिकल्ट चाइल्ड डील विद। तो डिफिकल्ट टेम्परामेंट वाले चाइल्ड जो, ये हर फैमिली में 5-6 बच्चों में एक आध बच्चे टेम्परामेंट का इशू होता है। जहाँ ये इशू हो वहां पे पेरेंट्स को बहुत ज्यादा हेल्प लेनी चाहिए, जस्ट वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, लैक ऑफ पेरेंट चाइल्ड अटैचमेंट एंड नर्चरिंग, पेरेंट्स और चाइल्ड की अटैचमेंट कम होना, पेरेंट्स जो है बहुत कामशाम कर रहे होते हैं, बहुत बिजी होते हैं, बच्चों के साथ उनकी नर्चरिंग, उनके साथ खेल कूद और उनके साथ टाइम गुजारना कम होता है। इनअप्रोप्रिएट शाय और अग्रेसिव बिहेवियर इन द क्लासरूम, जिन बच्चों के बिहेवियर इनअप्रोप्रिएट क्लास स्कूल के अंदर होते हैं। फेलियर इन द स्कूल परफॉर्मेंस बुरी जा रही है, वो ग्रेड्स उनके बहुत लो जा रहे हैं, बल्कि सी ग्रेड डी ग्रेड फेलियर में जा रहे हैं। अब फेलियर ग्रेड नहीं कहते, अब कहते हैं बच्चे का कौन सा ग्रेड है जी, एफ ग्रेड आया। एफ एफ ग्रेड का मतलब यही होता है कि वो फेल हो गया, लेकिन अब फेल नहीं कहते स्टिग्माटाइज बनने के लिए कि ग्रेड एफ आया है। तो पुअर सोशल एंड कोपिंग स्किल जिन बच्चों की होती है वो उनके अंदर, और अफिलिएशन विद द पीयर्स डिस्प्लेइंग द डेविएंट बिहेवियर, ऐसे बच्चे जो कि लड़ाई वार कुटाई और जो जिनके डेविएंट बिहेवियर होते हैं, मारपीट करते हैं और चोरी कर लेते हैं, चीजें उठा लेते हैं या लड़ाई झगड़े करते हैं, ऐसे बिहेवियर जिनके डेविएंट, उनके साथ जिनकी अटैचमेंट ज्यादा हो, वो भी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। एंड परसेप्शन ऑफ अप्रूवल ऑफ ड्रग यूजिंग बिहेवियर इन द फैमिली, जिन बच्चों के अंदर ये वो अप्रूव करते हैं, या फैमिली जो बच्चा एक ड्रग यूज कर रहा है या कोई चाचा ताया फूफे वो उसको प्रमोट कर रहे होते हैं, उसकी परसेप्शन को पॉजिटिव अप्रूव कर रहे होते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। तो ये कुछ रिस्क फैक्टर हैं जो कि फैमिलीज के अंदर होते हैं, जो कि आगे चलकर इसका इशू बनते हैं। अब हम स्टिग्मा के ऊपर बात कर लेते हैं। स्टिग्मा इज एन एट्रीब्यूट, बिहेवियर और कंडीशन दैट इज सोशली डिस्क्रेडिटिंग,
जो कि सोशली एक्सेप्टेबल नहीं होता है। टू मेन फैक्टर इन्फ्लुएंस द स्टिग्मा, कॉज एंड कंट्रोलेबिलिटी। स्टिग्मा डिक्रीजेस व्हेन इट इज नॉट ए फॉल्ट, शी कैन नॉट हेल्प इट, इससे हमें पता चलता है। और ये ग्रीक वर्ड सिटीजन से निकला है। एक लाइट आ गई, अभी फिर गर्मी चूंकि शुरू हो गई तो इसमें लाइट आने जाने के इश्यूज जो है वो चलते रहते हैं। ये ग्रीक वर्ड से सिटीजन से निकला है कि ए मार्क बर्न्ड ऑनटू स्किन, स्लेव्स के ऊपर एक निशान लगा दिया जाता था कि इससे पर ये स्लेव है, स्लेव की निशानी रख ली जाती थी। और हायरार्की सिस्टम के पुराने जमाने में चीजें चलती थी, उस वक्त से ये सिलसिला चलता जा रहा। एन एट्रीब्यूट दैट लिंक्स ए पर्सन टू एन अनडिजायरेबल स्टीरियोटाइप लीडिंग टू अदर पीपल टू रिड्यूस द बैरियर फ्रॉम द bearer from the whole and unusual person to a trained discounted one। तो किसी को निशान लगा दिया जाता था, किसी को मार्क कर देते कि ये बंदा जो है ये शूदर है, या ये वो है क्लाइंट है, या ये वो जो लो ग्रेड का सिटीजन है, या ये फॉरेन है, या वट एवर इट इज। तो कोई ना कोई चीज तरह कर लेना, ये एक मार्क ऑफ डिस्ग्रेस जिसे कहते हैं कि सोशली मार्क ऑफ डिस्ग्रेस से आप उसकी निशानी लगाए दो। और यही जब हम कहते हैं कि वो एडिक्ट है, वो क्लीन है, तो ये भी स्टिग्मेटाइज वर्ड है। क्लीन का मतलब ये है क्या वो पहले डर्टी था। तो इस किस्म के जो वर्ड्स है उसमें हमने करना देखने की जरूरत है कि हम क्या कर रहे हैं। स्टिग्मा कैन लीड टू सेल्फ फुलफिलिंग प्रेडिक्शन दैट दोज हु आर एडिक्टेड कैन नॉट रिकवर और प्ले पॉजिटिव एंड प्रोडक्टिव रोल्स। ये एक ऐसी सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी है जिसमें हम मरीज को ये चीज बता रहे होते हैं कि वो नॉर्मल और हेल्दी रोल प्ले नहीं कर सकता। इसलिए हमारी वर्ड्स बहुत मैटर करते हैं, बहुत एहतियात। पीपल फर्स्ट के पर्सन विद सम प्रॉब्लम, person with some behavior problem, person with some mental problem, person with some physical problem, person with diabetes, that's the important word कि हम person को कर रहे हैं, वो word बाद में है। इसकी वजह से जो स्टिग्मा की वजह से प्रॉब्लम पैदा होता है वो डिस्क्रिमिनेशन है। फिर हम उनमें तफरीक करना शुरू कर देते हैं कि ये बंदा इस तरह है, ये इस तरह है। एम्प्लॉयर भी जाके जहाँ पे जॉब के लिए भी जाते कहते हैं हाँ जी ये बंदे की फलां हिस्ट्री है, ये फलां हिस्ट्री, और ये चीज फिर मरीज की रिकवरी में प्रॉब्लम क्रिएट करती है कि वो नॉर्मल जो मेन स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी उसमें फिर आ नहीं सकते स्टिग्मा की वजह से। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन स्टिग्मा कैन लीड दोज हु आर एडिक्टेड टू फील होपलेस एंड रिलक्टेंट टू सीक हेल्प। बहुत सी फैमिलीज और बहुत से पेशेंट जो हैं वो इस वजह से कि लोग बातें करते हैं वो हेल्प सीक नहीं कर सकते। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्टिग्मा को बहुत सी स्टडीज भी हुई हैं, उसमें बहुत डिटेल में हम नहीं जाते। तो उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें अपने इल्म हासिल करने की चाहिए। तो आइंस्टाइन ने एक दफा कहा था कि हमारे इल्म के जिस लेवल के ऊपर हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम पैदा होते हैं उनको हल करने के लिए इल्म को बढ़ाना पड़ेगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने इल्म को बढ़ा के, एजुकेशन को बढ़ा के ये चीजें कर सकते हैं। इसमें स्टीरियोटाइप्स भी होते हैं जिसमें बिलीव्स बन जाते हैं, प्रेजुडिसेस होते हैं कि पहले से आप उसके बारे में फील करते हैं, और जिसकी वजह से फिर हम डिस्क्रिमिनेट कर देते हैं, मार्जिनलाइज कर देते हैं, वो साइड पे हो जाता है। टाइप्स ऑफ स्टिग्मा हो, एक इनेक्टेड होता है, परसीव्ड और इंटरनलाइज। पहले हम लोग हमें बताते हैं, ये कहते हैं कि तुम ऐसे हो, तुम है, उसके बाद फिर हम उसको परसीव करना शुरू करते हैं कि अच्छा मैं ऐसे ही हूँ, मैं इस तरह हूँ, मैं इस तरह हूँ, मैं इस तरह। फिर आस्ता आस्ता वो उसको इंटरनलाइज कर देता है और वो फिर उसकी जात का हिस्सा बन जाता है। बिलीव्स बन जाते हैं कि मैं हूं ही ऐसा, मैं ठीक नहीं हो सकता, आई एम बैड, आई एम डर्टी, आई कैन नॉट गेट ऑल राइट। तो आहिस्ता आहिस्ता वो हमारी जात का हिस्सा बन जाता है और फिर हम वहीं से ऑपरेट करते हैं उस बिलीव के तहत कि मैं बुरा हूं, मैं वर्थलेस हूं, मैं अगली हूं, आई एम अनलवेबल, आई एम स्टूपिड। और ये आपकी शेम और गिल्ट में और इजाफा करना शुरू कर देता है और उसके बाद मुश्किल हो जाता है इससे निकलना। ये देखिए पिक्चर बता रही है कि उसको बंदा उसको कह रहा है और उसका सर जो है झुका हुआ, अंदर सारे उसके अंदर वो शेमफुल और सारी फीलिंग उसके अंदर मौजूद है। स्टिग्मा आता कहाँ है? स्टिग्मा इज ए लर्न बिहेवियर। इस तरह ये हम जैसे हम सीख सकते हैं वैसे इसको अनलर्न भी कर सकते हैं। Depiction of substance use disorder seem to contain two main fallacies that can train repeatability and reinforce the negative stigma। एक inaccurate representation of the illness है, हम जो illness है उसको inaccurately represent करते हैं कि हम समझते हैं कि मरीज की जो पहचान है ये डायबिटिक है, ये टीबी का है, ये एडिक्शन का, ये एडिक्ट है। तो हम उसकी मिस इंटरप्रिटेशन, इनएक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम आते हैं। और फ्रीक्वेंट डिपिक्शन ऑफ मेनली नेगेटिव सिम्टोमेटोलॉजी कि ये है ही ऐसा, ये ठीक नहीं हो सकता है, ये तो क्राइम करता है, ये झूठ बोलता है, उसके साथ चीजों को हम जोड़ना शुरू कर देते हैं और आस्ता 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 वो उसके अंदर चीजें लर्न कर लेता है और वो हमारी बिलीव का हिस्सा बन जाता है। क्यों? हम प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं ना, पहले हम प्रोग्राम करते हैं मरीज को, फिर मरीज खुद अपने आप को प्रोग्राम करना शुरू कर देता है।
उसके बाद सोशल, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसका सोशल स्टिग्मा है कि मुआशरे के अंदर एक मार्क, एक साइन जो है वो एक डिस्क्रेडिटिंग और डिसऑनरेबल जो है एट्रीब्यूट बन जाता है, जिसकी वजह से मरीज का जो होल सेल्फ है वो डिस्टर्ब होना शुरू कर देता है, और the identity of the person is reduced to its attribute that it increases the individual to be mentally classified by other and undesirable, rejected stereotype rather than an accepted or normal one. तो ये मुआशरा जो है, हम लोग मुआशरे का, हम भी मुआशरे का हिस्सा है ना, तो हम भी इसका हिस्सा बनते हैं। तो हम इसको रोक के, इसको स्टॉप करके तो मरीज की रिकवरी में रोल प्ले कर सकते हैं, अगर हम इन चीजों को अंडरस्टैंड कर लें। दैट्स वाई WHO ने ये रखा ताकि लोग इसके बारे में अंडरस्टैंड करें, उसके ऊपर समझें। इट इज डिफाइंड एज ए स्पेशल काइंड ऑफ गैप बिटवीन द वर्चुअल सोशल आइडेंटिटी एंड एक्चुअल सोशल आइडेंटिटी। उसकी वर्चुअल और एक्चुअल सोशल, हम उसकी वर्चुअल आइडेंटिटी बना के उसका आस्ता आस्ता उसकी एक्चुअल सोशल आइडेंटिटी बन जाती है, और फिर वही उस आइडेंटिटी से वो ऑपरेट करता है, कोई भी इंसान जिसको स्टिग्मा का इश्यू बन जाए। सोशल स्टिग्मा सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें। ये मरीज की ये इफेक्टिव ट्रीटमेंट को भी प्रेजेंट रोकता है, उस इफेक्टिव फंक्शनिंग को खराब करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ए पर्सन हु सीज दैट एडिक्शन इज स्टिग्मेटाइज्ड मे फील शेम एंड बी रिलक्टेंट टू सीक ट्रीटमेंट। शेम इसमें बढ़नी शुरू हो जाती है। शेम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम शेम को अंडरस्टैंड कर जाए तो फिर स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन को हील करने में बहुत आसानी हो जाती है। इंशाल्लाह ताला कभी इसके ऊपर हम डिटेल से बात करेंगे। पिछले दिनों मैंने एक मीटिंग के अंदर हमने डिस्कस किया था शेम के हवाले से, शेम और सुसाइड के हवाले से। तो सोशल सपोर्ट फॉर रिकवरी मे नॉट बी एडुकेट इन द कम्युनिटी दैट स्टिग्मेटाइज द एडिक्शन। जो सोशल सपोर्ट है रिकवरी के लिए वो हमारे पास इतनी एडिक्वेट नहीं है, क्योंकि मुआशरे के अंदर उस लेवल की ट्रेनिंग, उस लेवल की एजुकेशन नहीं है। लोगों को समझते नहीं कि हमने क्या करना है। तो इस बीइंग ए प्रोफेशनल हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे पास फैमिली मेम्बर्स भी हैं, कि हम किस तरीके से बीमारी को हैंडल करें और अपने आप को भी स्टिग्मा से निकालें, और अपने क्लाइंट्स और पूरी फैमिली को, बल्कि नस्लों को स्टिग्मा से निकालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, विद द हेल्प ऑफ प्रोफेशनल्स or with the help of education and training. This is social stigma often leads to a status loss. मरीज का status loss, discrimination and exclusion from the meaningful participation in the society. तो ये जो लोग इसमें एंगेज होना शुरू होते हैं, जैसे इरफान साहब हमारे पास हैं, ये भी इसके ऊपर बता सकते हैं कि जो ये निकल सकते हैं और निकल भी रहे हैं, और ये इनकी सेल्फ स्टीम और इनकी शेम हील हो रही है। दे आर गेटिंग वेरी गुड पीपल, वेरी हेल्दी पर्सन, और नॉर्मल लोगों से ये एक हेल्दी डिस्कशन रखते हैं और एक नॉर्मल रिलेशनशिप बिल्डअप हो जाता है। आपको शेयर करना चाहेंगे इरफान साहब यहाँ पे कुछ, इफ यू आर हेयर? मेरा ख्याल नहीं है। स्टिग्मा डेवलप कैसे हो? जी जी Sir, I'll share on his behalf. जी जी Actually, he's going through with a patient that is uh, like related to stigma. She, his wife actually. तो वो काफी देर से ड्रग एडिक्ट हैं, और now like he's really concerned as she lost everything, maybe shoes and all. Whatever she's doing right now is not appropriate in front of like society and all. Society deals with like related to all stuff is all related to stigma. They're बिल्कुल degrading them, discriminating them. So we won't be able to speak. So I will speak on his behalf. I'll answer. बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। जी इरफान साहब आप कुछ कह रहे थे? सर मैं आपकी बात सुन नहीं पाया था कि स्टिग्मा कैसे स्टार्ट होता है सर, ये सर नहीं, मैंने क्या था, आप स्टिग्मा के ऊपर काम कर रहे हैं, तो स्टिग्मा को ओवरकम भी कर रहे हैं, नॉर्मल सोसाइटी से मूव कर रहे हैं, तो आपको कितनी प्रॉब्लम आई? अब आप नॉर्मल लोगों से बात करके करने में कोई मुश्किल, कोई प्रॉब्लम तो नहीं पेश आ रही? सर बिल्कुल ऐसा ही है सर। बहुत ज्यादा स्टार्टिंग में तो बहुत ज्यादा था कि अभी जिस तरह भी आपने एक बात की थी ना कि क्लीन, ये अब क्लीन है, तो ये भी था, इसका मतलब ये पहले डर्टी थे सर। इन चीजों का भी सामना करना पड़ गया था कि ये अब क्लीन है, किस चीज से क्लीन है, ये रिकवरी क्या चीज है, कैसे है, ये सारी चीजों का सम टाइम अभी भी सामना करना पड़ जाता है। लेकिन ऑलमोस्ट मैं ये ऐसा लेता हूँ सर इसको कि मैं सामना नहीं करूंगा इन चीजों का तो इसके अलावा आगे गाड़ी चढ़ती नहीं है, बढ़ती नहीं है आगे के अलावा गाड़ी। तो लेकिन ये है कि
एज ए कि बहुत बड़ा मेरे ये सारा है सेटअप कि यार स्टिग्माटाइज एक पर्सन हो जिसको माशरा एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था कहीं भी, तो उसको अब ये मुकाबला करना सर बड़ा मुश्किल से मामला लेकर चल रहा था सर जी, बस यही कहना इट्स चैलेंजिंग है, आई कैन अंडरस्टैंड जी, बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच इरफान सर, इट्स वेरी चैलेंजिंग, बट मेहनत करने से, हिम्मत करने से हम इससे निकल सकते हैं। तो स्टिग्मा डेवलप होता है लेबलिंग से, असाइनमेंट्स ऑफ सोशल कैटेगरी से, स्टीरियोटाइप से, और उसके बाद सेपरेटिंग से, उनको दूसरों से अलग कर दें, डिस्क्रिमिनेशन करने से। In other words, stigma can occur when the power is exercised by a predominant social groups, a referent of what is considered normal over a minority group. जो elite है, elite capture है, जो strong लोग हैं, जो opinion leader हैं, जो लोग अपना रखते हैं, पावर रखते हैं, वो जब लोगों को डिफरेंशिएट करना शुरू कर देते हैं, उससे फिर ये चीजें बढ़नी शुरू हो जाती हैं कि ये लो ग्रुप है, ये मिडिल ग्रुप है, ये हाई ग्रुप है। तो ये भी एक स्टिग्माटाइज है कि ये लो सोशो इकोनॉमिक ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं, ये मिडिल क्लास हैं, ये एलीट क्लास हैं। तो ये भी एक किस्म का उनको डिफरेंशिएट करके, जब भी डिफरेंशिएशन आएगी तो वहां पे स्टिग्मा बढ़ेगा। डिस्क्रिमिनेशन, जैसे मैंने बात की, ये सबसे इंपॉर्टेंट और खतरनाक चीज है जिससे स्टिग्मा बढ़ता है। अकर व्हेन द इंडिविजुअल विद द सब्सटेंस यूज perceived as less valued and treated unjustly, जब वो महसूस करते हैं कि हमें कम अहमियत दी जा रही है और हमारे साथ नाइंसाफी हो रही होती है। और जैसे क्लिनिक के अंदर भी बात, पेशेंट दाखिल होते हैं, एक पेशेंट फ्री पेमेंट कर रहा है, एक बंदा ज्यादा कर रहा है, तो वो भी आप उसका डिफरेंशिएशन कर रहे होते हैं। तो दैट्स द डिफरेंस। जैसे मैंने भी देखा कि मैं शौकत खानम गया था, तो वहां पे एक ही रूम के अंदर 2 मरीज रह रहे होते, तो एब्सोल्युटली कोई फर्क नहीं होता, एक ही खाना होता है, एक जैसे बेड्स होते हैं, एक जैसी सारी फैसिलिटीज होती हैं। बस किसी को पता होता है कि ये फ्री, वो आपस में डिस्कशन से पता चलता है, वरना फैसिलिटीज में कोई फर्क नहीं होता कि उनको क्या मिल। सो डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जा रही होती, आपस में डिस्कशन से हो जाती है, लेकिन जनरली वो नहीं कर रहे। तो ये एक बड़ी जबरदस्त चीज है। तो इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं। जो डिस्क्रिमिनेशन कैन अकर व्हेन इंडिविजुअल ट्रीट अनदर पर्सन अनफेयरली, जब अनफेयरली अनजस्टली करते हैं तो फिर ये प्रॉब्लम होता है। व्हेन इंस्टीट्यूशन प्रैक्टिस डिसएडवांटेज इंडिविजुअल विद एसयूडी, तो एसयूडी लोगों के साथ यूजुअली ये किया जाता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम ज्यादा होती है। The stress of hiding of SUD, either about shame or to avoid stigmatizing responses from other, can cause the other medical and social problem that make it harder to seek treatment. तो और बहुत से इश्यूज जो है वो आ जाते हैं जिसकी वजह से लोग ट्रीटमेंट ले नहीं पाते। तो इसलिए ये है कि होप, होल्ड ऑन पेन एंड्स, थोड़ा सा पेशेंस एंड परसिस्टेंस। हमारा दीन भी यही कहता है कि सब्र और मुस्तकिल मिजाजी के साथ, बार बार अल्लाह ताला सब्र के बारे में फरमाते हैं, इन्ना लमा सब्रिन वस्ताइन बिस्सब्र वस्सलात, के अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है, और नमाज से और सब्र से मदद हासिल करो और हिम्मत करते रहें, मेहनत करते रहें। अगर आप डिफरेंट डिजीजेस की बात करें तो जो रिलैप्स रेट है, जो रिकरेंस, बाकी डिजीज में भी ऐसे ही है। डायबिटीज में देख लें, अगर आप हाइपरटेंशन में देख लें, एस्थमा में देख लें, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एडिक्शन में रिलैप्स रेट है, तमाम डिजीज में रिलैप्स रेट मौजूद है। और इन रियलिटी जो है ये जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर इसमें मौजूद होते हैं, और रिकरेंस इज वेरी सिमिलर टू अदर क्रोनिक डिजीज, बाकी जैसे डिजीज में इनमें भी वैसे ही होता है। और ये भी चीज है, स्टिग्मा अमंग हेल्थ प्रोफेशनल भी होता है। मेरे दोस्त थे, तो मैं उसके पास गया बात करने के लिए, तो वो मुझे कह रहे थे कि मैंने 2 साल प्रोफेसर साहब के साथ काम किया होगा और मैं सारी साइकाइट्री और सब कुछ जानता हूँ। तो मैं कहा फिर प्रैक्टिस क्यों नहीं करते? कहता लोग मुझे कहेंगे पागलों का डॉक्टर है, तो मैं इसलिए प्रैक्टिस नहीं करता। तो मेरी जगह एंगेजमेंट भी वो भी मुझे ये कहेंगे, तो इसलिए मैं प्रैक्टिस नहीं करता। तो डॉक्टर्स के अंदर, प्रोफेशनल्स के अंदर भी इस किस्म का पाया जाता है कि वो किस फील्ड में है, तो वो बताते हुए बाद दफा घबराते हैं। लेकिन अब ये बहुत सी चीजें बेहतर हो गई। एक वक्त था ये बहुत ज्यादा था, लेकिन अब हेल्थ प्रोफेशनल्स के अंदर ये चीजें बेहतर हो गई और हेल्थ प्रोफेशनल ज्यादा ओपनली अब बात करते हैं। और क्योंकि मैं जितना जो मुआशरे के अंदर एजुकेशन बढ़ेगी, उतना ये मामला जो है बेहतर होने शुरू होंगे। और इनके साथ और चीजें लिंक होनी शुरू हो गई हैं, HIV, हेपेटाइटिस C और ड्राइविंग अंडर इन्फ्लुएंस। तो लोग जो है बाद दफा इसको इस तरीके से, जो HIV के ऊपर बहुत ज्यादा एक वक्त था कि जब अमेरिका में पहला मरीज डायग्नोज हुआ तो उसकी जो बिल्डिंग थी वो बंद कर दी गई थी कि किसी को यहाँ से वो हो ना जाए। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि शुरू में कितना था, अब ये कम होना शुरू हो गया। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, इन सर्वे 1000 जो अडल्ट, इसमें 75% पीपल फेल्ट विद द ओपिएड यूज डिसऑर्डर वर देमसेल्व्स टू बी ब्लेम्ड। कि ये स्टडी हुई है कि 75% पेशेंट जो ओपिएड यूज डिसऑर्डर कर रहे हैं, वो ब्लेम किया जाता है कि
आपकी वजह से ही सब कुछ है, आप इसके रिस्पॉन्सिबल हैं, सब कुछ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बजाय हेल्प करने के उनको उसका कसूरवार ठहराया जा रहा होता है। कौन सी लैंग्वेज लोग यूज करते हैं जो कि स्टिग्मेटाइज्ड लैंग्वेज, उसमें एंड्योर्स, विक्टिम्स, एफ्लिक्टेड, फाइटर है, सर्वाइवर है, पेशेंट है, अब्यूजर है, मिसयूज है, और डर्टी है, आईडी यूजर है, क्लीन है। ये डिफरेंट लैंग्वेज है जो कि मरीजों के साथ यूज की जाती है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। मतलब जरा साथ साथ जो मैसेज आ रहे थे उसको भी देखते रहते, ठीक है, आपने रिप्लाई कर दी। तो ये डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, डिफरेंट वर्ड्स हैं जो कि यूज करते हैं इनके साथ। टाइप्स ऑफ स्टिग्मा फॉर सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर, स्टिग्मा फ्रॉम विद इन, जब मरीज हम अपने को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं कि मैं ही रिस्पॉन्सिबल, मैंने ये किया, मैंने गलत किया, और इसकी वजह से अगर आप अपने आप को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करना और ब्लेम करने में फर्क है। अगर हम एक्सेप्ट करते हैं कि ये मेरी गलती है, हम उसको करेक्ट कर सकते हैं। अगर हम ब्लेम देना शुरू कर देंगे तो वो ब्लेम गेम आस्ता आस्ता गिल्ट और गिल्ट शेम में कन्वर्ट हो जाएगी, तो फिर हम होपलेस होना शुरू हो जाएंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने को स्टिग्मेटाइज ना करें। अपनी गलती को एक्सेप्ट करने में और स्टिग्मेटाइज करने में फर्क है। इन दोनों के बारे में फर्क जानना बहुत जरूरी है। इसके अलावा स्टिग्मा फ्रॉम रिकवरी कम्युनिटी, मेडिकेशन वर्सेस एब्स्टिनेंस। बजाय कहना वो एब्स्टिनेंट है, वो परहेज कर रहा है, बजाय इसको मेडिकेशन है, वो मेडिकेशन ले रहा है, ही इज ऑन मेडिकेशन, बजाय कहने के एब्स्टिनेंस के। स्टिग्मा फ्रॉम क्लिनिशियन, बिलीव दैट ट्रीटमेंट इज इनइफेक्टिव। बहुत से लोग जो है, चूंकि वो ट्रीटमेंट को इफेक्टिवली जानते नहीं है, तो इसलिए वो उनका बिलीव ये होता है कि शायद जो ट्रीटमेंट है वो इफेक्टिव नहीं है, इनइफेक्टिव है, वो ये कहना शुरू कर देते हैं। उसकी वजह से भी लोगों के अंदर एक होपलेसनेस और पैदा होनी शुरू हो जाती है। और चॉइसेस वर्सेस डिजीज, कि डिजीज है, इस नॉट ए चॉइस के पेशेंट ड्रग यूज करे, ये उसकी एक डिजीज है, वी हैव टू एक्सेप्ट इट। और उसमें मरीज का क्या रोल है, रिलैप्स इज अ पार्ट ऑफ डिजीज प्रोसेस, जाकि बाकी चीजों के साथ होती है, यहाँ पे भी डिजीज हो सकती है। कुछ एग्जांपल अगर देखेंगे, पीपल विद सब्स्टेंस यूज डिसऑर्डर एंड दोज ऑन एगोनिस्ट थेरेपी मे बी एक्सेप्टेड एज अ पोस्ट एक्यूट और केयर फ्री, कि वो बाद दफा अपने आप जो कि सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर के, ये भी एक ट्रीटमेंट के ऊपर, जैसे कोई मरीज बिप्रेनोर्फिन ले रहा है, अभी अनकरीब पाकिस्तान में भी आ जाएगी, जो मेडिकेशन थेरेपी ले रहा है या उसके ऊपर है, वो भी स्टिग्मेटाइज में बाद दफा उसको ले रहे होते हैं कि ये अभी तो क्लीन नहीं है, ये रिकवरी में नहीं है, या मेथाडोन ले रहा है। इस तरह पीपल ऑन एगोनिस्ट थेरेपी में बी ऑफर्ड ऑर्गन ट्रांसप्लांट, अगर ऑर्गन ट्रांसप्लांट होते हैं उसमें भी कहने नहीं ये इसमें ये है, तो ये भी स्टिग्मा में आ जाती है। People mandated to treatment as a condition of probation who have positive toxicology despite the treatment adherence to the imprison. ये जो लोग स्पेशल लोग हैं जो कि पैरोल के ऊपर है, या जिनके ट्रांसप्लांट हुआ होता है, या जो एगोनिस्ट थेरेपी के ऊपर होते हैं, इनको भी मार्क करके तो स्टिग्मेटाइज किया। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टिग्मा है जो कि रेयर नजर आती हैं, जो कि आम लोगों को नहीं पता, लेकिन ये भी चीजें इसमें आती हैं। हमें जो सिर्फ सब्सटेंस यूज का पता है, लेकिन ये भी चीजें हैं। Life is the most difficult exam. Many people fail because they try copy others, not realizing that everyone has a different exam. हर बंदे की एग्जाम डिफरेंट है। अच्छा, इम्पैक्ट ऑफ स्टिग्मा क्या होता है? इट erodes the confidence that substance use disorder is a valid and treatable health condition. मरीज का कॉन्फिडेंस स्टिग्मा की वजह से लूज होना चाहिए, मरीज का, फैमिली का, इवन प्रोफेशनल्स का भी, कि नहीं ये ठीक नहीं हो सकता। शायद हम, क्योंकि वो उनको खुद को उस लेवल की एजुकेशन ट्रेनिंग नहीं होती, और वो बजाय अपनी गलतियां दूर करने के वो कहना शुरू कर देगा नहीं ये तो अनट्रीटेड है, ये ट्रीटेबल नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें अपने कॉन्फिडेंस को, मरीज के कॉन्फिडेंस को भी रेज करने की जरूरत है, अपने कॉन्फिडेंस को बेहतर करने की जरूरत है। बैरियर टू जॉब होती है, हाउसिंग, रिलेशनशिप के हवाले से, शादियों के मामला में लोग छुपाते हैं, बाद में पता चलता है, प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ते हैं। तो जॉब्स के हवाले से लोग बहुत ज्यादा छुपाया जाता है, ये बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है स्टिग्मा का। उसके अलावा डेटर द पब्लिक फ्रॉम वांटिंग टू पे फॉर द ट्रीटमेंट अलाउ इंश्योर्स टू रिस्ट्रिक्ट। पाकिस्तान के अंदर ये इश्यूज बहुत ज्यादा है, वेस्ट के अंदर ये बहुत सारी चीजें ओवरकम उन्होंने उसकी ट्रीटमेंट करवाई जाती है। स्टॉप पीपल फ्रॉम सीकिंग हेल्प, और इम्पैक्ट क्लिनिकल केयर एंड ट्रीटमेंट डिसीजंस के ऊपर ये बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालता है। ये डिफरेंट इश्यूज हैं। लैंग्वेज एंड अप्रोच इज क्रूशियल व्हेन केयरिंग विद द पीपल ऑफ फॉर पीपल विद एसओडी। हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट हु हैव सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर ऑफन फील स्टिग्मेटाइज्ड। जो हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट्स होते हैं उनको यूजुअली किया जाता है। लैंग्वेज एंड अप्रोच टू मैनेजिंग विड्रॉल, पेन एंड मेडिकेशन।
मेडिकल केयर, ये भी है जो कि हमारी अप्रोच की वजह से पेशेंट्स को किया जाता है। अच्छा, हॉस्पिटल पेशेंट्स विद एसयूडी fearful based on the prior experience, उनके जो प्रायर एक्सपीरियंसेस होते हैं, बाद जगह पे मरीज को बुरी तरीके से पेश किया जा रहा होता है, उसकी वजह से भी उनको हो रहा है। पेशेंट परसीव दैट ट्रीटमेंट ऑफ द पेन एंड विड्रॉल बी एक्सट्रीमली वेरिएबल, डिफरेंट जगह पे डिफरेंट होती है। बाद जगहों में पेन बहुत ही माइन्यूट होती है, एक्सेप्टेबल होती है, बाद जगह में पेन इतनी सीवियर होती है कि वो एक्सेप्टेबल नहीं होती, उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। जैसे कहते हैं, लास्ट टाइम दे टुक मी टू द ऑपरेटिंग रूम, पुट मी एट स्लीप, गेव मी पेन मेडिकेशन एंड वाज इन एंड आउट फॉर 2 days. दिस व्यू वाज हार्ड एंड आई वुड इट्स लाइक मी सिविल वॉर एंड ही इज ट्रूपर एंड गेट आउट ऑफ द सो। इतने बुरे एक्सपीरियंस बाद लोगों के साथ होते हैं कि वो दोबारा से एक्सपीरियंस में से जाना नहीं चाहते, इसलिए वो ट्रीटमेंट भी नहीं करवाते। ये भी एक बहुत बड़ा इशू होता है। पेशेंट फियरफुल विल बी पनिश्ड फॉर देयर ड्रग यूज, ये भी होता है कि उनको सजा दी जाएगी, उनको मारा जाएगा। बहुत से लोग पूछते हैं, या मारा तो नहीं जाता, यहाँ पे ये तो नहीं की जाती, सजा तो नहीं देती, टीके तो नहीं लगते, ये तो नहीं होता, वहां पे मुंह टेढ़ा हो जाता है, ये हो जाता है, वो, इस किस्म की बातें मरीज पूछ रहे होते हैं। तो इस किस्म के इंसिडेंसेस जो है अक्सर होते हैं। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? अगर स्टिग्मा का भी हमें थोड़ा सा समझ लिया कि स्टिग्मा होता क्या है और कैसे डेवलप होता है, इसमें क्या कुछ चीजें हैं, नो व्हाट टू डू, हमने क्या करना है, क्या कुछ करके हम इसको स्टिग्मा को हम बेहतरी ला सकते हैं, स्टिग्मा में हम क्या इम्प्रूवमेंट हम ला सकते हैं। यहाँ तक किसी के जन में कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज करें, ताकि फिर हम आगे चले। हाफ द पार्ट इज ओवर, सेकंड पार्ट पे हम देखते हैं कि हम क्या इसमें कर सकते हैं। एनीवन? अच्छा जी, स्टॉप टॉकिंग डर्टी, गेटिंग रिड ऑफ सब्सटेंस अब्यूज। सबसे पहले तो हम ये चीजें ये कहना छोड़ दें कि वो क्लीन है, नीट है। कि स्टॉप टॉकिंग डर्टी, गेटिंग रिड ऑफ सब्सटेंस अब्यूज। ये एक अब्यूज का, आपको पता है कि DSM 4 के अंदर या DSM 5 जो और TR के अंदर अब्यूज का वर्ड उन्होंने निकाल दिया है। किसी ने पढ़ा है उसमें कौन सा वर्ड यूज हो रहा है? जी सर, सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर यूज कर रहे हैं इस टाइम तो। जी बिल्कुल, ठीक है। सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर, ICD-10 अगर आप खोलेंगे तो अभी भी उसमें सब्सटेंस अब्यूज को यूज किया जा रहा होता है, लेकिन इसने DSM ने उसको चेंज कर दिया। पहले सब्सटेंस अब्यूज, आप सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर कर दिया, क्योंकि अब्यूज भी एक स्टिग्मेटाइज वर्ड है। कि अब्यूज का लफ्जी मतलब है कि बुरा सलूक करना, किसी के साथ जुल्म करना, ज्यादती करना, इस तरह करना। इसलिए अब्यूज का वर्ड जो है वो कम उन्होंने निकाल दिया। सब्सटेंस यूज करने की वजह से जो डिसऑर्डर SUD, तो सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर का वर्ड यूज हो रहा है। दैट्स अ ग्रेट चेंज। तो इसका मीनिंग ये होता है कि कोई विकेड एक्ट और प्रैक्टिस और शेमफुल थिंग और वायलेशन ऑफ द डिसेंसी। तो इसलिए ये अब्यूज का वर्ड उन्होंने इसमें से निकाल दिया। एसोसिएट विद द बिहेवियर सच एज रेप, डोमेस्टिक वायलेंस एंड चाइल्ड मोलेस्टेशन, ये सारे अब्यूज में वर्ड यूज होते हैं। प्रोफेशनल्स मोर लाइकली टू व्यू पेशेंट एज डिजर्विंग ऑफ पनिशमेंट इफ डिस्क्राइब्ड एज ए सब्सटेंस अब्यूजर। अगर बंदा अब्यूज है, वो कार्य गलत रहा, तो उसको तो फिर सजा मिलनी चाहिए। आपको पता है 1800 के तहत 1800 के अंदर अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने सब्सटेंस, जो मरीज नशे के होते थे, उन्होंने ये फैसला किया कि ये जो नशा लोग करते हैं ये क्रिमिनल है और कोई डॉक्टर इनको ट्रीट ना करे। और जो डॉक्टर ट्रीट करते थे उनको एग्जीक्यूट किया गया, उनको सजाएं दी गई, उनको जेलों में डाल दिया गया। फिर बाद में 1956 में जब APA ने, अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने जो डायग्नोज किया कि सब्सटेंस यूज भी एक बीमारी है बाकी बीमारियों की तरह, फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दोबारा किया कि ये नहीं, एक डिजीज है और एज ए डिजीज के तौर पर ट्रीट किया जाए। उसके बाद फिर वो बाकी सारा सिनेरियो चेंज हो गया। तो ये सारी तारीख भरी पड़ी है कि शुरू में क्या था, आस्ता आस्ता कैसे कैसे चीजें चेंज हुई और किस तरीके से आके को एज ए डिजीज किया गया। तो बहुत से डॉक्टर जो हैं उन्होंने कुर्बानी दी, वो पकड़े भी गए, जेलों में भी गए, क्योंकि वो उन्हें पता था कि ये डिजीज है, ट्रीट करते रहे। तो लीगैलिटी और मुल्क के जो कवानीन हैं वो उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। और इस वक्त अमेरिका में हर जगह पे सब्सटेंस यूज को बीमारी के तौर पर ट्रीट किया जा रहा है और लोग ट्रीटमेंट लेते हैं। इवन गवर्नमेंट भी इसमें अपने सोशल वेलफेयर में कर रही होती है, और एम्प्लॉय जो फंड है, एम्प्लॉय असिस्टेंट प्रोग्राम जो है, वो भी इसमें हेल्प कर रहे होते हैं। EAP, डिस्क्रिमिनेशन। व्हाट इफ we treat other diseases the way we treat substance use disorder? अगर हम सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर को भी
डायबिटीज की तरह, ब्लड प्रेशर की तरह, कैंसर की तरह और कोलेसिस्टाइटिस की तरह, लिवर बीमारियों की तरह ट्रीट करना शुरू कर दे तो कितना फर्क पड़ जाए, कितना डिफरेंस पड़ जाएगा। दिस इज द वे हम उसको बेहतर तरीके से हैंडल करना सीख सकते हैं। You go to hospital with a chest pain, are found to be having a heart attack, and you were told it's your fault because of your choice. अगर हम इस तरह कहते हैं कि इट्स योर फॉल्ट है, ये आपका हार्ट अटैक होना योर चॉइस है, तो डॉक्टर कभी कहता है मरीज को? हाँ जी, कभी किसी ने सुना कि तुम हार्ट अटैक तुम्हें होंगे? डॉक्टर तो नहीं कहते, लेकिन one of my patients who is like having a mitral valve leakage MVR, उसकी फैमिली उसको बार बार ये कह रही है ये सब ड्रग्स की वजह से हुआ है, जब से तुमने ड्रग्स स्टार्ट किए हैं बहुत जल्दी तुम्हें पता लग गया है, तो ये सब तुम्हारे ड्रग्स की वजह से तुम्हें ये सब मसला हुआ है। डॉक्टर जी ने तो नहीं कहा ही इज एडमिटेड इन PIC राइट नाउ, लेकिन फैमिली जरूर ये कहती है, हाँ, स्टिग्मेटाइज कर रहे होते हैं ना, तो स्टिग्मेटाइज कर रहे थे। हाँ स्टिग्मेटाइज करें तो हम उस एडिक्शन को कर रहे हैं। हम हार्ट डिजीज के मरीज को ये नहीं कहेंगे तुम्हारी वजह से हुआ, लिवर का प्रॉब्लम हुआ ये तुम्हारी वजह, ये नहीं हम कहेंगे। तो डिनाई ट्रीटमेंट बिकॉज यू डिड इट टू योरसेल्फ। लेकिन नशे की बीमारी हम कहते हैं कि ये तुमने खुद किया है, ये खुद तुम रिलैप्स हुए, ये तुम्हारा कसूर है, हमने तुम्हारा इलाज नहीं करवाना, तुम्हें ये कर देना, तुम्हें वो कर देना। वो हम फिर इस तरीके से करना शुरू कर, तो हमें इसको चेंज करना है। Exactly. Given a list of cardiologists and catheterization lab to call. Only given aspiration if you agree to go to the counseling. कभी इस तरह वो शरायत नहीं रखेंगे, इस तरह करें जिस तरह करें। Kicked out of the hospital for more chest pain. ये नहीं कहेंगे जब तुमने खुद की चेस्ट में, तुम यहाँ से निकल जाओ और चेस्ट पेन में रहे और हार्ट अटैक, कभी कोई नहीं कहेगा। जैसे मर्जी हो उसको एम्पैथेटिकली ट्रीट किया जाएगा। अगर यही सलूक नशे के मरीज के साथ होना शुरू हो जाए तो लाइफ कैन बी चेंज। जिंदगी उसकी और उसकी फैमिली और नस्लों की जिंदगी बेहतर हो सकती है। लोग अच्छा जी। What if the only prerequisite for the treatment is having SUD? अगर किसी बंदे को SUD हो गया है और वो डिजीज के क्राइटेरिया को मीट कर रहा है, माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, 11 क्राइटेरिया DSM के हैं या बाकी ICD के क्राइटेरिया, अगर उसमें मीट कर रहा था जस्ट इसको ट्रीटमेंट। अगर किसी बंदा अपेंडिसाइटिस हुई है, अपेंडिक्स की वो क्राइटेरिया को मीट करे तो उसका ऑपरेशन होगा। इसी तरीके से अगर हार्ट डिजीज है, अगर एक बंदा हार्ट डिजीज के क्राइटेरिया को मीट करता है चेस्ट पेन को, तो उसको हॉस्पिटल ले जाया जाएगा, ट्रीटमेंट। इसी तरीके से सब्सटेंस यूज का क्राइटेरिया माइल्ड है तो ट्रीटमेंट और है, मॉडरेट और है, सीवियर है तो और है, हम उसके मुताबिक उसकी ट्रीटमेंट करेंगे। सिस्टम एग्जिस्ट टू ऑफर ट्रीटमेंट ऑन डिमांड। यस, सिस्टम एग्जिस्ट करना चाहिए कि ऑन डिमांड ट्रीटमेंट। लोग आते हैं जी मैं ट्रीटमेंट चाहता हूँ, मेरा ये प्रॉब्लम है। जिस तरह दिल के मरीज आते हैं, केयर ट्वाइस बेस्ड ऑन who needed the most, जिसकी ट्रीटमेंट की ज्यादा सिवियरिटी है उसको पहले ट्रीटमेंट दिया जाए। जैसे इंग्लैंड के अंदर बकायदा पूरी लाइन होती है कि जिसकी ट्रीटमेंट, जिसको सिवियरिटी ज्यादा होगी उसको फिर इमरजेंसी भी ट्रीट कर, जब वरना एक लाइन लगी होती है अपनी क्यू के तहत लोग अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए आते हैं, उनको अपॉइंटमेंट मिल जाती है। नॉट फायर्ड फॉर हैविंग सिम्टम्स ऑफ डिजीज। अगर बंदा रिलैप्स हो गया तो फायर नहीं करते। अगर किसी बंदे को चेस्ट पेन हो गई तो ये नहीं करेंगे तुम्हें चेस्ट पेन हुई तो तुम्हें जॉब से निकाल देते हैं, तुम्हें अपेंडिसाइटिस हो गया तुम्हें जॉब से निकाल देंगे, तुम्हें प्रेगनेंसी हो गई तो जॉब से निकाल देंगे। इट्स नॉट लाइक दैट। लेकिन नशे की बीमारी में ये होता है कि तुम रिलैप्स हो गए, यू आर फायर्ड, यू आर नो मोर, यू कैन नॉट वर्क हियर। एनकरेज टू गो टू द मेडिकेशन। हम एनकरेज कर सकते हैं मेडिकेशन ले, ट्रीटमेंट करवाएं। मैं एक यूनिवर्सिटी में लम्स यूनिवर्सिटी में गया, वहाँ मैंने टीचर से बातचीत की तो उनसे मैंने कहा यहाँ पे सब्सटेंस यूज के काफ़ी इश्यूज है। कहते जी हाँ हमें पता है, अगर हमें डायग्नोज हो जाए कोई सब्सटेंस यूज कर रहा है और उसकी कंडीशन जो है उससे ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर हम उनसे बात कर लेते हैं, उनसे स्टूडेंट को लगा के उससे डिस्कस करते हैं कि आप अपने प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करें। आपके पास 6 मंथ्स हैं, इसमें आप अपने को हल नहीं करेंगे तो फिर हम फिर फैमिली बुला के अगला एक्शन लेंगे। टाइम देते हैं कि आप अपना इलाज करवाएं और अपने आप उसे निकाल के यूनिवर्सिटी में और अपने आप को पढ़ाई में आगे करना। तो ऑफर्ड ए मेन्यू ऑफ डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑप्शन, जैसे आउट पेशेंट के तौर पर दे रहे हैं या मेडिकल असिस्टेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, उसको ओपीआईड की ट्रीटमेंट जैसे मेथाडोन है, के भी आ रही है, एगोनिस्ट डिटॉक्स करवा ले, तो डिफरेंट मेन्यू ऑफ ऑप्शन दिया जाता है। अगर हम ये करें तो इस ट्रीटमेंट के हवाले से बहुत कुछ किया जा सकता है।
What does care look like? Why? WHO 18 most stigmatized social problem in 14 countries. ड्रग एडिक्शन रैंक प्रॉब्लम उन्होंने इसके ऊपर काम किया, जिसमें ड्रग एडिक्शन नंबर 1 है, अल्कोहल एडिक्शन रैंक नंबर 4, स्टिग्मा एसोसिएटेड विद पुअर मेंटल और हेल्थ among the people who use drug, उसके साथ स्टिग्मा जुड़ा हुआ है. स्टिग्मा among the top reason people don't access treatment. अभी जैसे मैंने पहले भी बात की थी डॉक्टर नॉर्मन सटेरियस की, इसलिए नहीं करवाते इसके ऊपर काम करके हम इसके रैंक को नीचे ला सकते हैं और पीपल फर्स्ट करके ट्रीटमेंट बेहतर की जा सकती है. पाकिस्तान में तो बहुत ज्यादा, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि हमारे पास उस लेवल की स्टडीज नहीं है. जी 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 बताएं सर. अभी टीवी में मैंने एक ड्रामा देख ली थी, तो वहां पर वो दिखा रहे थे कि वो पर्सन ठीक भी हो चुका है, इवन कि वो रिहेबिलिटेशन सेंटर से बाहर भी आ गया है, नॉर्मल लाइफ गुजार रहा है, लेकिन जॉब के लिए वो जाता है तो वहां पर उसकी मेडिकल प्रोफाइल पहले पहुंच जाती है, तो उसको वो जॉब जो है वहां पे उसको इश्यूज आ रहे हैं, सिर्फ इसीलिए कि वो बल्कि वहां पर वो ये बात उसको बोलता भी है, बताना भी चाहता है, और वो कहता भी है कि मैं ठीक हो गया हूँ, आप लोग मुझे स्टिग्मेटाइज मत करें क्योंकि ये सोसाइटी ही है जो मेरे साथ ऐसा कर रही है, लेकिन अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ. लेकिन सर अनफॉर्चुनेटली कि हमारे पाकिस्तान में इस चीज की अवेयरनेस ही नहीं है कि भाई हमने ऐसे लोगों से कैसे बात करनी है या कैसे डील करना है. वेरी अनफॉर्चुनेट. इसलिए बहुत से लोग ट्रीटमेंट करवा के बाहर के मुल्क चले जाते हैं, किसी को पता ना चले. बहुत से बाहर से लोग ट्रीटमेंट करवाने के लिए पाकिस्तान आते हैं, ट्रीटमेंट करवा के शादियां करते हैं, सब कुछ करते हैं ताकि पता ना चले. तो इसलिए इसमें शेम का फैक्टर बहुत ज्यादा हाई है कि लोग इसको छुपाते हैं कि किसी को पता ना चले. दूसरे शहरों से जाके इलाज करवाते हैं, पता ना चले, और जब जॉब शॉप के लिए अगर किसी को पता चल जाए तो समझे कि उसकी तो हालात खराब हो जाएंगे. तो ये आई एम टोटली एग्री विद यू नरगिस के, ये मामला है और ये पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है. तो इसके ऊपर हम सब प्रोफेशनल अगर अपना अपना रोल प्ले करें तो हम बहुत बेहतर इसमें ला सकते हैं. एक छोटी सी स्टोरी भी है. जो स्टिग्मेटाइज्ड हो रहे हैं इस वक्त, सोसाइटी, पेरेंट्स या फ्रेंड्स या अपने और भी सोशल सर्कल से, वो इस वक्त ज्यादातर बेंजोडाइजेपिन्स या वो मेडिसिन इस्तेमाल करें जिसमें थोड़ी सी भी सिडेशन है. फॉर एग्जांपल ड्रेविनेट हो गई या कोई कफ सिरप हो गया. वो कफ सिरप या ड्रेविनेट वॉमिटिंग रोकने के लिए या कफ कंट्रोल करने के लिए नहीं, उसको वो सिडेशन के पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं. 3-4 पेशेंट्स मेरे पास ऐसे हैं जो ये काम कर रहे हैं सिर्फ इसी बेस पर कि लोग उनको स्टिग्मेटाइज कर रहे हैं. अगर एक लड़की ने किसी से निकाह कर लिया और उसके खानदान वाले इस चीज के लिए राजी नहीं थे, आज वो रो रही है या सफर कर रही है, तो खानदान वाले उसको स्टिग्मेटाइज कर रहे हैं और वो फिर ड्रेविनेट या कफ सिरप यूज कर रही है. तो सर इसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा. देखिए बेटा, उसमें हर बीमारी का इलाज अवेलेबल है. अगर आप सेल्फ मेडिकेशन से प्रॉब्लम्स आते हैं, अगर सेल्फ मेडिकेशन करेंगे तो वो आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा, पता नहीं होगा. अगर आप डॉक्टर्स की ट्रीटमेंट लेंगे और प्रॉपर, खाली मेडिकेशन इज नॉट द ट्रीटमेंट. मेडिकेशन किसी भी बीमारी के अंदर सिर्फ 10% ट्रीटमेंट होती है. खासतौर पर हमारी मेंटल डिसऑर्डर के अंदर 80% 90% ट्रीटमेंट जो है वो साइको सोशल इंटरवेंशन है, जिसकी तरफ लोग आते नहीं. लोग समझते हैं विल पावर से आप कुछ कर लेंगे. कैंसर है वहां पे ठीक है, मेडिकेशन का रोल है. ब्लड प्रेशर है, शुगर है, मेडिकेशन का रोल बहुत ज्यादा है. साइको सोशल इंटरवेंशन का रोल कम है. लेकिन मेंटल डिसऑर्डर्स के अंदर, सब्सटेंस यूज के अंदर मेडिकेशन का रोल बहुत टाइनी है, लेकिन उसमें जो साइको सोशल इंटरवेंशन उसका रोल बहुत ज्यादा है. और सीबीटी इस वक्त दुनिया में बहुत टॉप के ऊपर जा रही है. बहुत से लोग इसके ऊपर काम करके रिलैप्स प्रिवेंशन के ऊपर काम कर रहे हैं और चीज़ में बहुत अच्छा रिजल्ट्स आ रहा है. तो हमें भी चाहिए कि हम अपनी साइकोसोशल इंटरवेंशन को स्ट्रॉन्ग करें, अपनी जो थेरेप्यूटिक स्किल्स हैं उसको बेहतर करके तो इसमें एक रोल प्ले करें. और आहिस्ता आहिस्ता जब आप एक को ट्रीट करेंगे वो एक 10 लोगों के पास जाएगा, वो 10 आगे 100 के पास जाएगा. तो आहिस्ता आहिस्ता ये चेंज जो है, वी मस्ट बी द एजेंट ऑफ चेंज. हमने एजेंट ऑफ चेंज बनना है. वी हैव टू बी द पहला बारिश का कतरा बनना है. हमने पहला बीज बनना है ताकि उससे फिर आहिस्ता आहिस्ता दखत हो और फ्रूट्स मिलने शुरू हो जाए. टाइम लगेगा, बट अगर हम ये चीजें फैलाना शुरू कर दें और लोगों से बातचीत करना शुरू कर दें तो फिर फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह. थैंक यू. आप एक स्टोरी सुनाने लगे थे. हाँ जी, वो एक बंदा ना समुद्र के किनारे रोज जाता है, तो वहां पे स्टार फिश बहुत ज्यादा गिर रही. तो वो बाल्टी में स्टार फिश डालता है, समुद्र के पानी में वापस फेंक देता है. वो रोज सुबह जाता है, शाम तक यही कुछ ही करता है.
एक बंदा उसे देख रहा होता, कहते एकदम पूछता यार तुम क्या करते हो, रोज आते हो ये बाल्टी में भरते, इतनी स्टारफिश बाहर निकलती, तुम कितनी की तुम बेचो? उन्होंने कहा मुझे नहीं पता कितनी निकलती, आई एम जस्ट डूइंग माय ड्यूटी, मैं सिर्फ अपने हिस्से का काम कर रहा हूँ, दैट्स इट, मुझे बाकियों का नहीं पता। तो सेम इज द वे, हमने अपने हिस्से का काम करना है, बाहर क्या हो रहा है, किस तरह हो रहा है, जहां जहां हम रोल प्ले कर सकते हैं, जहां प्रिवेंशन अवेयरनेस के ऊपर हम काम कर सकते हैं, हमें करने की जरूरत है। जो बंदे हम तक पहुंचे उनको हम अच्छी तरीके से अपनी नॉलेज, अपनी स्किल बढ़ाएं, अच्छा थेरेपी रिलेशनशिप डेवलप करें और एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस के ऊपर काम करके हम सिखा सके, उनकी जिंदगी में बेहतरी ला सकें। दैट्स अवर रोल, जिसके ऊपर हमने काम करना है। अच्छा जी, ट्रीट एडिक्शंस क्या कर सकते हैं? अभी जैसे मैंने कहा एविडेंस बेस्ड, साइंस बेस्ड स्ट्रेटजीज, जो एविडेंस बेस्ड स्ट्रेटजीज है उनके ऊपर काम करें। जो हेयर से बातें हैं अपने एक्सपीरियंस को भी यूज करें, लेकिन कोशिश करें कि एविडेंस बेस्ड जो स्ट्रेटजीज पूरी दुनिया में यूज होती हैं आप उसको तलाश करें और उसके ऊपर काम करें। स्पीक्स आउट अगेंस्ट द स्टिग्मा डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर जरूर बात करें जब भी मौका मिले, बीइंग ए हेल्थ प्रोफेशनल, अपनी फैमिली में, बाहर हो। और कीप होप अलाइव, अपनी होप को अलाइव रखें, अपनी कभी भी नाउमीद ना हो, नाउमीदी हराम है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से कभी नाउमीद ना हो। बी माइंडफुल ऑफ द लैंग्वेज, जो हम लैंग्वेज यूज करते हैं, जो हम बात, हमें कोशिश करें कि हम स्टिग्मेटाइज लैंग्वेज ना यूज करें। वेरी केयरफुल, बहुत मुहतात से अपने वर्ड को यूज करें, क्योंकि हमारे वर्ड्स बहुत मैटर करते हैं। ट्रीट अफेक्टेड इंडिविजुअल डिग्निटी, जैसे एक दिल के मरीज को डिग्निटी के साथ इलाज किया जाता है, किसी अमीर और बंदे को, कोई बहुत अमीर पैसे वाले बंदे को डिग्निटी के साथ इलाज किया जा रहा है। अभी बाराक ओबामा कह रहा था, आज छोटी सी क्लिप सुनी है कि अभी टाइटन जो है वो उसमें डूब गई है और उसकी सारी जो कवरेज है वो मिनट टू मिनट पूरी दुनिया में जा रही थी, लेकिन दूसरी तरफ 700 लोग वहां पे कश्ती में डूब गए हैं, उसके बारे में कोई बात, कोई ह्यूमन क्राइम नहीं, बहुत लोगों ने क्लैप किया। तो दिस इज द डिफरेंस, स्टिग्मेटाइज्ड है, इसको चेंज होना चाहिए। वो 5 लोगों के लिए पूरी दुनिया का मीडिया एक्टिव है, वहां पे स्पेशल रोबोट्स जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, वहां 700 बंदा मर गया, कोई उसके बारे में कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। दैट्स द स्टिग्मा, इसके ऊपर लोग आवाज उठाते हैं, बात करते हैं। डिग्निटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो चेंजिंग लैंग्वेज बार बार हो रहा है, चेंजिंग लैंग्वेज टू चेंजिंग केयर, स्टिग्मा एंड सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर। सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर इज ए प्रेवलेंट ट्रीटेबल क्रोनिक डिजीज है, समझें। स्टॉप स्टिग्मा एक ट्रीटेबल क्रोनिक डिसऑर्डर है। स्टिग्मा रिजल्ट इन द गैप्स बिटवीन द साइंस एंड प्रैक्टिस, जो साइंस और हमारी प्रैक्टिस के दरमियान गैप की वजह से कहते हैं स्टिग्मा पैदा होता है। लैंग्वेज कैन परपिचुएट स्टिग्मा, हमारी जो लैंग्वेज है, हमारी जो बातचीत है क्लाइंट के साथ, मरीज के साथ, वो स्टिग्मा को बढ़ाती है, परपिचुएट करती है, मेंटेन करती है। अगर आप देखें जैसे दूसरे क्रोनिक डिजीज के अंदर देखें, ये जैसे ब्रेन की आप मेटाबॉलिज्म देख रहे हैं, दूसरी तरफ आप अपने हार्ट को देख रहे हैं। एक डिजीज हार्ट और हेल्दी हार्ट में जैसे फर्क, इस तरीके से डिजीज और एक हेल्दी ब्रेन और डिजीज ब्रेन में फर्क होता है, और नॉर्मली आस्ता आस्ता चीजें ठीक हो जाती हैं। जैसे ये देख रहे हैं कि चेंजिंग लैंग्वेज टू द चेंजिंग केयर, ए ट्रीटेबल डिजीज। व्हाई इज एडिक्शन ट्रीटमेंट इवेल्युएटेड डिफरेंटली, बोथ रिक्वायर्स ऑनगोइंग केयर। अगर हाइपरटेंशन को आप देखें, प्री क्या होता है, ड्यूरिंग और पोस्ट क्या होता है, इस तरीके से एडिक्शन ट्रीटमेंट को देखें, वो भी वैसे ही है। प्री ट्रीटमेंट कितने पेशेंट्स होते हैं, ड्यूरिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, स्टेट ऑफ ट्रीटमेंट के बाद, पोस्ट ट्रीटमेंट के बाद पेशेंट की रिकवरी रेट और सारा कुछ, सिविरिटी ऑफ कंडीशन एक जैसी है। तो व्हाई वी ट्रीटेड डिफरेंटली? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि दोनों को एक जैसा ही लिया जाए। ये दिस इज साइंटिफिक एविडेंस। विजुअलाइजिंग रिकवरी को अगर आप देखें तो ब्रेन की रिकवरी प्रोलॉन्ग एब्सटिनेंस से नॉर्मल हो जाती है। आप एक हेल्दी ब्रेन को देखें और उसके बाद मैथ के ऊपर जाए, ये इसमें इंपॉर्टेंट चीज देखने वाली है कलर्स। जितना ये कलर रेड होगा और येलो की तरफ जाएगा तो दैट मीन के ब्रेन आपका हेल्दी और एक्टिव है। न्यूरॉन जो है आपकी ऑक्सीजन और ग्लूकोज ले रहे हैं, उनका कलर इस तरह होता है। जितनी ऑक्सीजन और ग्लूकोज कम होगा और ब्रेन सेल वर्क नहीं कर रहे तो उनका उतना कलर येलो ब्लू हो जाएगा, ब्लू और ग्रीन की तरफ जाएंगे। ये देखें, रेड और येलो, ब्लू एंड ग्रीन। अब यहां देख लें, ये रेड एंड येलो और ये ब्लू, ग्रीन और ब्लू की तरफ ज्यादा जा रहा है। ये दोबारा नॉर्मल होना शुरू हो गया, रेड एंड येलो बढ़ता है। ये 14 महीनों के बाद उसकी कंडीशन कितनी अच्छी हो गई। तो जो जो रिकवरी में जाता जाएगा ये चीजें बेहतर होती चली जाती हैं। तो ये इफेक्टिव ट्रीटमेंट के अंदर डिफरेंट रोल है कि सब पे ये ट्रीटमेंट के अंदर चाइल्ड केयर है, वोकेशनल सर्विसेज है, मेंटल हेल्थ सर्विसेज है, मेडिकल सर्विसेज है जिसमें डिटॉक्सिफिकेशन है, एजुकेशनल सर्विसेज है, HIV ट्रीटमेंट है, लीगल सपोर्ट है, फाइनेंशियल सर्विसेज। ये पूरा एक प्रॉपर सिस्टम है जिसके तहत एक सब्सटेंस यूज ट्रीटमेंट जो है उसकी इफेक्टिविटी होती है।
खाली विड्रॉल डिटॉक्स से सब कुछ नहीं होता, आपको हर लेवल के ऊपर काम करना है, फिर ही हम चीजें बेहतर कर सकते हैं। व्हाट इज इफेक्टिव ट्रीटमेंट? फार्माकोथेरेपी, रिकवरी सपोर्ट, साइकोलॉजिकल बिहेवियर, दैट्स लेवल ऑफ केयर। आउट पेशेंट है, इन पेशेंट, इंटेंसिव आउट पेशेंट है, ये लेवल्स ऑफ केयर है। आउट पेशेंट सबसे लो लेवल केयर है, उसके बाद इंटेंसिव आउट पेशेंट है जिससे मरीज ज्यादा कुछ टाइम ट्रीटमेंट सेंटर के अंदर भी गुजारता है, ग्रुप्स भी अटेंड करता है। आउट पेशेंट में जो आता है, मेडिसिन लेता है, काउंसलिंग लेता है, चले जाता है। पार्शियल हॉस्पिटलाइजेशन प्रोग्राम, जिसमें मरीज कुछ दिनों के लिए डिटॉक्स करवाता है, चले जाता है। रेजिडेंशियल लॉन्ग टर्म केयर है, मरीज वहीं पे रहता है, 4 महीने 6 महीने रहता है, उसकी केयर होती है, फिर बाद में फॉलो अप प्रोग्राम के अंदर रहता है। ये दे आर चेंजिंग लैंग्वेज टू चेंजिंग केयर। हमें लैंग्वेज को चेंज करके केयर को चेंज कर रहे हैं, जिसके ऊपर हमें ज्यादा काम करने की जरूरत है। व्हाट कैन फैमिली और फ्रेंड्स डू? दे मस्ट, हम कैसे स्टिग्मा को कम कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कैसे बेसिस पे, आप यहाँ पे फैमिली मेंबर भी हैं, फ्रेंड्स भी हैं, कि हम अपने डिजीज के और एडिक्शन के बारे में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज हासिल करें। इंटरवीन जेंटली, बहुत जेंटली हम इंटरवीन करें। हमारा जो बिहेवियर है वो एजिटेटेड, अग्रेसिव या स्टिग्माटाइज नहीं होना चाहिए। अपने इंटरवीन जेंटली करें। द डाटा डज नॉट सपोर्ट टफ लव। टफ लव के ऊपर पहले बहुत बात होती थी, और मरीजों को मारपीट करना, सख्ती करना, कन्फ्रंटेशन अप्रोच, अब आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा है। सॉफ्ट अप्रोच वो ज्यादा इफेक्टिव हो रही है। टफ लव अप्रोच को कम करने की जरूरत है। इंटरवेंशंस आर ऑलमोस्ट ऑलवेज डिस्ट्रक्टिव एंड समटाइम दे डिस्ट्रॉय फैमिलीज। इसलिए इंटरवेंशन को बहुत सॉफ्टली और जेंटली लेके चलना है। पेशेंट की ऑटोनॉमी को हिट नहीं करना, उसको, उसके लिए हम एनवायरनमेंट को इस तरीके से क्रिएट करें कि वो इलाज के लिए आमादा हो जाए, इलाज करवाने के लिए रेडी हो जाए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अंडरस्टैंड द साइंस बेस्ड ट्रीटमेंट। रिमेंबर दैट रिलैप्स इज नॉट अ फेलियर। रिलैप्स डू अकर, रिलैप्स इज अ पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट प्रोसेस, पार्ट ऑफ रिकवरी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। इसके अलावा जी, सिमिलर टू द मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ अदर क्रोनिक इलनेसेस, जैसे डायबिटीज है, एचआईवी है, कोई केयर नहीं है एडिक्शन ट्रीटमेंट। एडिक्शन, वंस एडिक्शन हैज बीन डेवलप्ड, परमानेंट ब्रेन चेंजेस हैव बीन अकर, नो क्योर, management is there. Patient can lead normal and healthy life. Goal is prevention of acute and chronic complication. कॉम्प्लिकेशंस को रोके। एक्यूट कॉम्प्लिकेशन को, ओवरडोज एक्यूट कॉम्प्लिकेशन है, DWI कॉम्प्लिकेशन है, आग लग जाए या कोई और चीज प्रॉब्लम हो जाए, ये कॉम्प्लिकेशन को हमने रोकने की जरूरत है। इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट प्लान एंड टारगेट्स देखने की जरूरत है, हमारे ट्रीटमेंट प्लान इंडिविजुअलाइज हो। उसके अलावा ट्रीटमेंट इंक्लूड्स मेडिकेशन, लाइफस्टाइल चेंजेस, रेगुलर मॉनिटरिंग फॉर कॉम्प्लिकेशन एंड बिहेवियरल सपोर्ट। ये चीजें सारी, हमारा ख्याल है कि मेडिकेशन से मसला हल हो जाएगा, इट्स नॉट लाइक दैट। लाइफस्टाइल चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। डायबिटीज में लाइफस्टाइल चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइपरटेंशन में लाइफस्टाइल चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी को बैक का प्रॉब्लम है, लाइफस्टाइल चेंज इंपॉर्टेंट है। रेगुलर मॉनिटरिंग, कॉम्प्लिकेशंस को रोकना बहुत जरूरी है। अब कैंसर के मरीजों जिनकी ऑपरेशन होता है, उनके हर साल या 6 महीने बाद पूरी बॉडी स्कैन होता है ताकि कॉम्प्लिकेशन को रोका जा सके। रेगुलर मॉनिटरिंग हो रही होती है, और साथ साथ बिहेवियरल सपोर्ट की जरूरत है कि हमें अपने बिहेवियर को चेंज करना है, और साथ साथ अपनी मैनेजमेंट, लाइफ मैनेजमेंट को बहुत ज्यादा करना है। इकबाल साहब ने फरमाया, सजदों में पड़े रहने से जन्नत नहीं मिलती। अच्छा जी, चेंजिंग लैंग्वेज टू चेंजिंग केयर, स्टिग्मा एंड सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर, लर्निंग फ्रॉम द एचआईवी। एचआईवी मैंने क्या लर्न किया है कि टेस्ट मोर, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट करें, ट्रीट अर्ली। जितनी अर्ली ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगी, पहले था कि 500 अगर उसमें ब्लड सेल्स अपना 500 से नीचे आ जाएंगे तो फिर करेंगे, लेकिन अब कहते हैं जैसे पॉजिटिव आ जाए ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दे, स्टे सेफ और एंडिंग एचआईवी। अब आगे टाइम आ रहा है कि एचआईवी एंड हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। एक वक्त ऐसा भी आ रहा है आगे, इस तरीके से वो चीजों को डेवलप कर रहे हैं कि एचआईवी को खत्म किया जा रहा है। इस तरीके से मे भी कि एक वक्त आए एडिक्शन के बारे में कोई ऐसी चीजें डेवलप हो जाए कि जैसे आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस अभी सेल इम्प्लांट किए जा रहे हैं डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर, को नॉर्मल लोगों की तरह शुगर के साथ जिंदगी गुजार सकता है। ये एक्सपेरिमेंट्स अभी हो रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आई प्लेज, ये बड़ी जबरदस्त एक स्लाइड है कि वर्ड्स कितने इंपॉर्टेंट है, कितने मैटर करते हैं, कि हमने स्टिग्मेटाइज्ड लैंग्वेज से बचना है और नॉन स्टिग्मेटाइज्ड जो लैंग्वेज है उसको यूज। पर्सन विद सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर, बजाय हम कहें अल्कोहलिक है, एडिक्ट है, अब्यूजर है, यूजर है, ड्रंक है, जंकी है, हम करेंगे पर्सन विद सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर। अगला नॉन स्टिग्मेटाइज्ड लैंग्वेज है सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर और एडिक्शन, ड्रग एडिक्ट, अब्यूज, प्रॉब्लम, यूज, मिसयूज, रिस्की, अनहेल्दी और हैवी यूजर। पर्सन इन रिकवरी, स्टिग्मेटाइज्ड लैंग्वेज क्लीन है, एब्स्टिनेंट, नॉट ड्रिंकिंग और टेकिंग ड्रग्स, ट्रीटमेंट और मेडिकेशन फॉर एडिक्शन, मेडिकेशन फॉर सब्सटेंस यूज, पॉजिटिव नेगेटिव टॉक्सिकोलॉजी स्क्रीनिंग रिजल्ट्स।
बजाय हम कहें कि उसका यूरिन में आ गया है तो वो एडिक्ट है। अगर पॉजिटिव टॉक्सिकोलॉजी आ गई है, नेगेटिव टॉक्सिकोलॉजी आ गई, तो ये चीजें हम यूज कर सकते हैं। और क्या क्या है जी चेंजिंग लैंग्वेज में? टर्म्स टू बी यूज: पर्सन विद सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर, पर्सन विद अल्कोहल यूज डिसऑर्डर, पर्सन विद एन ओपिएट यूज डिसऑर्डर, पर्सन इन रिकवरी, नेगेटिव एंड पॉजिटिव रिजल्ट्स जैसे यूरिन के अंदर आ गए, और एडिक्शन सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर। हम ये वर्ड जो है वो पॉजिटिव है, जो ये टर्म नहीं यूज करनी है, ये टर्म यूज करनी है। ये अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एडिक्शन मेडिसिन है, बहुत बड़ी सोसाइटी है अमेरिका में, जिसकी अपनी टेक्स्ट बुक भी है। ये उनकी स्लाइड है। रिसर्च शो दैट वर्ड्स मैटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है कि डिटरमिन वेदर ए सब्सटेंस abuser or heavy substance use disorder evokes different judgments about the treatment versus punishment. मेथड क्या है? एक रैंडमाइज्ड स्टडी हुई है, 516 जो है क्लिनिशियंस ने की है, और जो पार्टिसिपेंट वर asked to read vignette containing one or two terms and a rate of their agreement with a number of related statements. A linked scale questionnaire with the 3 substance use जिसमें परपेट्रेटेड पनिशमेंट अल्फा 80 और जो सोशल थ्रेट है और इसमें विक्टिम थ्रेट जो है इसमें देखा गया असेस, और इसमें रिजल्ट क्या है कि डिफरेंस was detected on the perpetrated punishment scale compared to those in the substance use disorder condition. Those in the substance use condition agreed more with the notion that character was personally culpable and that punitive measures should be taken. Conclusion: the commonly used substance abuser term may perpetuate stigmatized study attitude. कि जितना ज्यादा आप सब्सटेंस अब्यूजर की तरफ लेके जाएंगे उतनी उसकी जो है स्टिग्मेटाइज एटीट्यूड बढ़ना शुरू हो जाएगा। अभी हम लैंग्वेज की बात कर रहे थे, इसके ऊपर हम बात कर चुके हैं। पर्सन विद सब्सटेंस डिसऑर्डर, ये हम चीजें, ये भी उसी किस्म की मिलती हुई स्लाइड है कि मोस्ट रिस्पेक्टेबल वे ऑफ रेफरिंग टू द पीपल एज ए पीपल, रेफरिंग टू द पीपल इज एज पीपल, नॉट एज क्लाइंट, और क्लाइंट भी बेसिकली उसमें आता है तो एज ए पर्सन के तौर पर आप यूज करें। अल्टरनेटिव जैसे क्लाइंट है, पेशेंट है, कंज्यूमर, द पीपल इन आवर प्रोग्राम, द फॉक्स वी वर्क विद एंड द पीपल वी सर्व, ये अल्टरनेटिव है। मोर इंक्लूसिव है, लेस स्टिग्मेटाइजिंग है। तो ये पूरा उन्होंने एक स्लाइड इंपॉर्टेंट थी, इसकी आप पिक्चर ले सकते हैं। The language must be positive. जैसे ऊपर बड़ी अच्छी पिक्चर बनाई हुई है। We cease using negative terms such as substance abuser. Remain committed to regularly updating these materials and campaigns in the line with the emerging research. Language change will likely take a substantial investment of time, fiscal resources, and willingness. It's very important. What can you do to reduce stigma? हम क्या कुछ कर सकते हैं? पहला ये है कि मोस्ट पावरफुल टूल है वो एम्पैथी है। वेबस्टर के अंदर एम्पैथी को कैसे डिफाइन किया जा रहा है कि एम्पैथी इज मोस्ट पावरफुल टूल टू रिड्यूस द स्टिग्मा। द एक्शन ऑफ अंडरस्टैंडिंग, बीइंग अवेयर ऑफ, बीइंग सेंसिटिव और विकेरियसली एक्सपीरियंसिंग द फीलिंग, थॉट्स एंड एक्सपीरियंसिंग of another of either the past or present without having the feeling, thoughts and experience fully communicated in the objectively explicit manner. Empathy is the most important skill you can practice to reduce the stigma. Or practice empathy can lead to greater success both personally and professionally. The more you practice empathy, the happier you may become. कोई बताएगा आसान लफ्जों में empathy क्या होती है? Anyone? सर इसका मतलब ये है कि हम जिस पर्सन का भी कोई इशू होता है तो उस पर्सन के उसके लेवल पर जाकर हम उसको देखते हैं, ना कि हमने अपने लेवल पर उसको देखना होता है। मरीज के लेवल के ऊपर। ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच जी। और कुछ कोई कह रहा था? किसी और की आवाज भी आई थी। सर शोइंग गुडनेस, शोइंग गुडनेस, ठीक है, गुडनेस आप शो करें, दैट इज एम्पैथी। एम्पैथी बेसिकली होता है कि आप यू फील इन अदर पर्सन शूज, जाके आप उसकी जगह पे जाके फील कर सके कि उस जो पेन में से वो गुजर रहा है, अगर मुझे वो पेन हो तो मैं कैसा मुझे फील हो। जस्ट फील लाइक दैट। एक हमदर्दी होती है और एक एम्पैथी होती है। इमोशनली किसी के साथ अटैच होकर उसकी पेन को समझना, जब आप उसकी पेन को अपनी पेन समझेंगे, that can be defined as empathy. Yes, very good. उसकी पेन को महसूस करना, खुद महसूस करना।
और हमारे एक जो थेरेपिस्ट है उसमें फर्क होगा। थेरेपिस्ट जैसे एक बंदा अंधेरे में है, आप खुद फील करें जब बंदा अंधेरे में होता है तो कैसा फील होता है, आप फील करके वापस आ जाएंगे क्योंकि आपने हेल्प करनी ताकि आप उसकी उसकी समझ सके। जब बंदा अंधेरे में होता है तो कैसा फील होता है, जब बंदे को पेन हो रही होती है या जब बंदे को स्टिग्मेटाइज किया जा रहा है तो उसको कैसा फील हो रहा होता है। फिर आप उसकी पेन को जब फील करेंगे तो हमारा बिहेवियर चेंज हो जाएगा। तो एम्पैथी इज अ वेरी पावरफुल टूल एंड एविडेंस बेस्ड टूल जो पूरी दुनिया में यूज होता है, और स्टिग्मा को कम करने के लिए इसके ऊपर बहुत काम हो रहा है एम्पैथी के ऊपर। और बीइंग ए प्रोफेशनल हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बीइंग ए फैमिली। मैं समझता हूँ जिस इंसान के अंदर एम्पैथी नहीं है वो इंसान कहलाने के हकदार नहीं है। एम्पैथी इज द हॉलमार्क ऑफ बीइंग ह्यूमन। जानवर और इंसानों में जो सबसे बड़ा फर्क है वो एम्पैथी का है। इवन जानवर भी एम्पैथी करते हैं लेकिन इंसान वर्ड्स के साथ एम्पैथी, यू केयर अबाउट, यस आई कैन फील योर पेन। आप जब किसी को कहते हैं ना आई कैन फील योर पेन, दैट्स द सूथिंग वर्ड। सेम सेक्स के अंदर मेल है तो मेल उसके ऊपर कंधे के ऊपर हाथ रखे, फीमेल है तो उसके साथ कंधे के ऊपर हाथ करके हक करना, यस आई कैन फील द पेन। अगर आप शादी किसी फौतगी पे जाएं, आप देखिए वहां पे कुछ लोग जो फैमिली होते हैं उनके बहुत करीब होते हैं, वो उनके अंदर उनके चेहरे के ऊपर वही कैफियत होती है और वो उनके सारे सपोर्ट कर रहे होते हैं। अगर आप उनसे पूछेंगे तो वो उनके रिश्तेदार नहीं होते, वो यूजुअली उनके फ्रेंड्स या कोई ऐसे लोग होते हैं जो उनके बहुत करीब होते हैं, दे आर द। और जो एम्पैथी करता है वो बहुत करीब हो जाता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि वी नीड टू डेवलप एम्पैथी, और एम्पैथी के ऊपर काम करने की जरूरत है और हमें वर्ड्स सेलेक्ट करने की जरूरत है, तलाश करने की जरूरत है। हमें अपने चेहरे के ऊपर वो तासुरात लाने जब हम एम्पैथी कर रहे होते हैं, हमारी बॉडी लैंग्वेज उस तरह होनी चाहिए। आगे मैं इसके ऊपर बात करता हूँ। How does we erase stigma? Choose the words carefully. Valuing people, लोगों को वैल्यू करना सीखें. Changing the expectations we have from ourselves and others. Expectations के ऊपर काम करें अपने आप से और दूसरों से भी. How to increase our empathy? Increase करने के तरीके क्या हैं? Practice tips of increasing empathy. Listen with your heart, eyes and ear. Listen to the body language as well. Don't interrupt the person speaking. जब कोई बंदा बोल रहा होता है उसको बोल, let it speak, let him speak, her speak. उसे बोलने दे, अपने दुख की बात बता रहे हैं. Smile at a person. Use a person's name. person का नाम लें. नरगिस आप, इम्तियाज आप, इमरान आप बताएं. Take a person interest. Take a personal interest. उस person के आपको शो करके I am really interested in you. मैं चाहता हूँ कि आपके लिए ये कुछ किया जा सके, चीजों को बेहतर किया जा सके. नेक्स्ट है कि टेक ए पर्सनल इंटरेस्ट. अच्छा, बी फुली प्रेजेंट व्हेन यू आर विद द पर्सन. आप उस वक्त पूरी तरह 100% अपना टाइम दे. ये ना हो कि आप जो है उस वक्त मोबाइल पे भी यूज कर रहे हैं, कहीं पे बात भी कर रहे हैं. यू हैव टू बी 100%. प्रैक्टिस द 90%, 93% रूल. क्या होता है 93% रूल, किसी को पता है? इंक्रीजिंग एम्पैथी कीप्स योर हेल्थ. इम्पोर्टेंट, जब आप एम्पैथी करते हैं, किसी के साथ अटैच होते हैं तो यू रियली एंजॉय द मोमेंट. द इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो मोमेंट्स. Faith tells me that no matter what lies ahead of me, God is already there. That's the words and the language. Language is the key to changing the way people with a substance use disorder see themselves and the way they are seen by the others. Changing the language is a way to personally and culturally close one chapter in our history and open another. Close one chapter and जो 93% था ना, वो ये 93% ये है. Our words are only 7%. And our tone of voice is 38%. Tone of voice हमारी कैसी है, ऊंचा बोल रहे हैं, आस्था बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं. और 55% इज द बॉडी लैंग्वेज. तो 93% रूल ये है कि हम 7% वर्ड्स को निकाल के अपनी बॉडी लैंग्वेज हमारी टोन में इस तरीके से आए कि उसे फील हो के वो मेरी पेन को महसूस कर सकता है, वो मेरी पेन को फील लाइक इमोशन एंड फीलिंग्स रिलेटेड टू द पर्सन. यस, इमोशंस, फीलिंग, हमारी टोन ऑफ वॉइस कैसी है और हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसी है. हम उस तरफ टिल्ट हुए हैं, हमारी टोन के अंदर वो पेन और वो चीज मौजूद है, और हम हमारी इमोशंस, हमारे चेहरे के ऊपर वो तासुरात है. चाहे हम नहीं भी रो रहे हैं किसी की फौत में, हमारे चेहरे के ऊपर वो तासुरात है. एक पेशेंट पेन में आया तो हम उसकी पेन को फील कर सके. आई कांटेक्ट हमारा पूरी तरह उसकी तरफ हम झुके हुए हैं और हम महसूस कर रहे हैं कि इसका पेन किस तकलीफ में से मरीज गुजर रहा हो. तो दैट्स द 93%. अगर मेल है तो उसको भाई जैसा नहीं भाई कंसिडर करें, और अगर फीमेल है तो बहन जैसा नहीं बहन कंसिडर करके
जिस वे से हम उसके साथ चलेंगे, आई गेस जैसे हम सिंसियरिटी के साथ अपने सिबलिंग्स के साथ या अपने ब्लड रिलेशंस के साथ चलते हैं, अगर ब्लड रिलेशंस नहीं है तो अगर उस वे में हम पेशेंट के साथ चलें तो आई गेस we will be successful in understanding him and he will be comfortable to share everything with you. बिल्कुल बिल्कुल। मैंने एक कोट पढ़ी थी डॉक्टर डेनिस वेटले के। डेनिस वेटले एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिस्ट था और इसने अपोलो मून प्रोग्राम में जिन लोगों ने पहली दफा मून पे सफर किया था, नील आर्मस्ट्रांग वगैरह, ये उसका मोटिवेटर था। ये बहुत बड़ा अमेरिकन मोटिवेटर, उसकी हिस्ट्री में बहुत बड़ा मोटिवेटर रहा है। इसकी बुक्स और इसके ऑडियो प्रोग्राम बहुत बेस्ट सेलर है। उसने कहता है विनर्स आर द पीपल हु ट्रीट एनिमल्स लाइक ह्यूमन बीइंग्स एंड ट्रीट ह्यूमन बीइंग्स एंड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। वो अपने जो इंसानों को बहन भाइयों की तरह ट्रीट करता है और जानवरों को इंसानों की तरह ट्रीट करता है। ये निशानी है विनर्स की, सक्सेसफुल लोगों की, एंड दैट्स द साइन ऑफ एम्पैथी एज वेल। कामयाब लोगों के अंदर ये चीजें पाई जाती है, इसलिए वो बहुत कामयाब होते हैं। वर्ड मैटर, वर्ड्स, yes, words are important. If you want to care for something, you call it a flower. If you want to kill something, you call it a weed. Don't call it. Research shows that the words matter. Sir? The term substance, जी सर इसमें बॉडी लैंग्वेज भी आती है ना, कि आप किस तरह से रिएक्ट करते हैं उनकी बातों पे, आपकी लैंग्वेज क्या है, बॉडी लैंग्वेज भी बहुत इसमें इन्फ्लुएंस करती है। बिल्कुल सानिया, यही तो हम बात कर रहे थे। ये जो मैंने बात की थी, ये देखें, ये 93% रूल, ये 93% रूल यही है। 93% रूल यही है। ये 7% वर्ड्स है, 38% हमारी टोन ऑफ वॉइस है और 55% हमारी बॉडी लैंग्वेज है। ये बॉडी लैंग्वेज और हमारी टोन ऑफ वॉइस, हमारी इमोशन, ये बहुत मैटर करते हैं। वर्ड्स की वैल्यू तो सिर्फ 7% है। अगर हम किसी को खत लिखते हैं तो वो हमारा मैसेज 7% जाएगा। अगर हम टेलीफोन पे बात करते हैं तो हमारी टोन ऑफ वॉइस 7 होगी, तो ये मैसेज 45% होगा। अगर हम इन पर्सन बात कर रहे होते हैं तो हमारा मैसेज 100% होगा, 55% बॉडी लैंग्वेज ऐड हो जाएगी। तो दैट्स के बॉडी लैंग्वेज मैटर्स करती है, बॉडी लैंग्वेज सबसे इंपॉर्टेंट है। ये स्लाइड ये तल्ली का फरमान है कि सबसे जो कमजोर रिश्ता है ये रूह का होता है। अच्छा, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल यू कैन यूज टू, ये हम कर चुके हैं, नेगेटिवली impact the word, ये मेरा ख्याल हो चुका है। Stigma in the form of discrimination, prejudice can exclude people with a substance use disorder from activities open to others. This may be impact the recovery. So negatively हम क्या चीज लिमिट कर सकते हैं कि उसको एम्प्लॉयमेंट की तरफ फोकस करके उनकी हेल्प कर सके, उसके अलावा हाउसिंग की तरफ, गेट हेल्थ केयर इंक्लूडिंग HIV और सब्सटेंस यूज में उनकी हेल्थ केयर जो कर सकते हैं वो हम करके इसकी हेल्प कर सकते हैं। ये नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा उसकी रिकवरी को। इसको एक्सेप्टेड बाय द फ्रेंड्स एंड फैमिली, find or make friends or having some long-term relationship, take part in the social activities. तो ये एक बड़ी जबरदस्त एनोनिमस थी, तो मैं क्या मैं इसको शेयर करूं। Watch your thoughts, they become your words. Watch your words, they become actions. Watch your actions, they become habits. Watch your habits, they become characters. Watch your character, it becomes your destiny. So, character is everything. Summarize हम करते हैं कि reducing and ending stigma and discrimination for the individual with the substance use disorder and the medications that treat the such disorders start with each of us. This start होता है. Taking care with the language we use can reduce and prevent the stigma and discrimination. It's very important. We have to take care of language. Helping to stare fact and dispel myths. जो myths इसके बारे में उसके ऊपर हम काम करें, facts को share करें, evidence based practice को promote करें. Listen to the people who depend on you care. Tuning in to non-verbal communication. Non-verbal communication को promote करें. Being fully present when you are with people. जब आप मोबाइल का खासतौर पर इशू है, जब आप लोगों के साथ हो तो कोशिश, चाहे फैमिली है, क्लाइंट है, फ्रेंड्स हैं, वहां पे आप पूरी तरह 100% वहां पे हो। Reducing stigma and discrimination is one of the most powerful things recovery allies can do to the other people. ये most powerful चीज है जो कि हम दूसरों की लाइफ में चेंज ला सकते हैं. The most fundamental way to improve the care
of women with the perinatal substance use is to practice empathy towards them. तो हर जगह पे empathy का रोल बहुत बहुत important है। ये मैं एक पिक्चर मैंने निकाली थी कि एम्पैथी का रोल कितना जबरदस्त होता है कि आप एनिमल्स को भी अपने साथ कितना अटैच कर लेते हैं। इट्स अ रियल पिक्चर। रिकवरी लैंग्वेज जहां से हमने स्टार्ट किया था कि पीपल फर्स्ट, तो वही पे हम एंड कर रहे हैं। द पर्सन विद द सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर, पर्सन हु इंजेक्ट्स ड्रग, पर्सन विद एडिक्शन। पीपल फर्स्ट, लोगों को नाम को हम पहले लेके चले ताकि हम उनकी जिंदगी में रोल प्ले कर सकें, बेहतरी ला सकें। ये सुकून की दुआ है जो कि सब इसके अंदर बहुत कॉमनली यूज होती है। गॉड ग्रांट मी द सेरेनिटी टू एक्सेप्ट द थिंग्स आई कैन नॉट चेंज, करेज टू चेंज द थिंग्स आई कैन, विजडम टू नो द डिफरेंस। इसमें जो तीसरा पार्ट है सबसे इंपॉर्टेंट है कि अल्लाह ताला हमें अक्ल सलीम दे के हम फर्क कर सकें कि क्या चीज़ है जहाँ पे मैं उसको मैनेजेबल है, मैं चेंज कर सकता हूँ, और कहाँ पे मैंने एक्सेप्टेंस करनी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये 100 से ज़्यादा डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ में सुकून की दुआ जो है यूज होती है। ख़त्म करने से पहले ये एक रसूल की हदीस है कि अल्लाह ताला से हुज़ूर सल्लम से पूछा गया कि कौन सी सिफ़त है जो इंसान को जन्नत में ले जाती, तो उन्होंने फरमाया था कि अच्छे अखलाक और खौफ खुदा। ये दो चीज़ें जो इंसान अपने अंदर डेवलप करने में कामयाब हो जाता है, वो अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन कर लेता है और वो जन्नत में जाने के सिफ़त है। तो अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम अपने अंदर ये दोनों चीज़ें डेवलप कर सकें। तो दिस इज द लास्ट स्लाइड। कोई कमेंट्स, कोई क्रिटिसिज्म, कोई डिस्कशन, कोई फीडबैक, कोई भी सवाल, मोस्ट वेलकम। It was a very useful थैंक meeting. यू वेरी मच। I really loved it. बहुत शुक्रिया। Jazakallah. जज़ाकल्लाह सर, हर बात की तरह आपने बहुत अच्छा पढ़ाया, बहुत अच्छा समझाया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। इन्फॉर्मेटिव। मैंने शेयर किया जो मुझे आता था, मैं क्या मैं शेयर करूं, एंड आई लव टू शेयर दिस थिंग्स। सर थैंक यू सो मच कि आपने इंफॉर्मेशन, इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की। क्योंकि मैं एडिक्शन पे ऑलरेडी एडिक्शन के पर्सन्स के साथ काम कर रही हूँ, तो इसलिए मेरे लिए और ज़्यादा ये हेल्पफुल है। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच नरगिस, यू ऑलवेज बीइंग देयर। तो बड़ा अच्छा लगता है, आप आती हैं, बातचीत भी करती हैं। तो विश के आप इस फील्ड में बहुत आगे जाए और आगे मिरेकल्स करें। जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर इम्तियाज हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। मैं रास्ते पे था, घर जा रहा था, कोई 10-12 घंटे का सफर है। अच्छा अच्छा। इंटरनेट अनस्टेबल होने की वजह से पहले तो मैं नहीं आ पाया, लेकिन बाद में जो चीजें थी वो सुन ली। जी 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 सर थैंक यू वेरी मच। मुनव्वर भाई से रिक्वेस्ट की थी, मैंने कहा सर के लेक्चर मुझे शेयर कर ले। तो कर ले। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। कल हमारा पूरी उसका है जो हमारी सोसाइटी ऑफ एडिक्शन प्रोफेशनल, तो इसी के ऊपर हम बात करेंगे। हमारे डिफरेंट और भी प्रोफेशनल्स होंगे, तो कल 5 बजे का टाइम है, वो भी मैंने साथ ही शेयर की थी को जो उसको भी कल ज्वाइन करना चाहे तो लोग जरूर ज्वाइन करें। हमारे दूसरे टीम मेंबर भी होंगे, तो वो वहाँ पे अवेलेबल होंगे, तो इट वुड बी हैव मोर फन, थैंक यू सर, मोर एंटरटेनिंग। बहुत शुक्रिया। और कोई शेयर करना चाहे, कोई फीडबैक देना चाहे इसके अंदर, कोई इसको इम्प्रूवमेंट करने के हवाले से, और आपके नंबर्स हमारे पास होते हैं। हम इंशाल्लाह ताला जो भी एक्टिविटीज करेंगे आगे, हमारे प्रोग्राम काफ़ी इंशाल्लाह ताला चलेंगी ईद के बाद, तो हम सबको इंशाल्लाह ताला ऑन बोर्ड करेंगे। अभी ट्रेनिंग भी हो रही है, जो लोग सब्सटेंस यूज के हवाले से ट्रेनिंग अभी नहीं कर पाए, वो सेल्फ लेड ट्रेनिंग जरूर कर ले, मुनव्वर से राब्ते में रहें, अपनी सेल्फ लेड ट्रेनिंग के अपने सर्टिफिकेट्स अचीव करें। और अभी एडवांस ट्रेनिंग भी स्टार्ट हो गई है ताकि अब एडवांस ट्रेनिंग भी कर सके, और कुछ जिन्होंने पहले कर ली हुई है वो कर लेंगे, जिन्होंने अभी नहीं की वो कोशिश करेंगे। ये 1 आध महीने के अंदर आप सारे कोर्सेज कर सकते हैं, सेल्फ लेड है, अपनी स्पीड के मुताबिक, जितनी आपकी स्पीड है उस हिसाब से आप कर सकते हैं। तो आप जरूर, जो लोग इस फील्ड में कमिटेड हैं, करना चाहते हैं, तो वो जरूर बेसिक कोर्सेज भी करें, एडवांस कोर्सेज भी करें, रिकवरी मैनेजमेंट करें, और प्रिवेंशन में भी जहाँ हो सके काम करें। मैंने प्रिवेंशन के कोर्सेज भी मैंने 5-6 किए हुए हैं, रिकवरी कोर्स भी किया हुआ, और इसके भी एडवांस मैंने सारे कर लिए हैं। जी सॉरी, वो बेसिक कोर्स पे हम इन्वॉल्व नहीं हो पाए थे और ना हम क्लासेस ले पाए सर। अच्छा, मैंने कहा था जो नहीं फिजिकली कर सकते ना, वो सेल्फ लेड कर लें। जो आईसेप के मेंबर बनने के बाद वहाँ पे सारे कोर्सेज, अभी 5वां अभी पायलटिंग में है, वो भी आ जाएगा। बाकी सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ पे सारे कर सकते हैं। 2 दिन लगा कर लें, 4 दिन में कर लें, 5 सारे सर्टिफिकेट्स ले, ताकि क्रेडिट आवर्स आपके पूरे हो सकें। जब क्रेडिट आवर पूरे हो जाएंगे तो फिर आप एग्जाम भी दे सकते हैं,
ICAP एग्जाम, क्योंकि सब्सटेंस यूज एक बड़ी टफ फील्ड है, जो लोग इसमें करना चाहते हैं वो जरूर करें, और जब तक आप एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस नहीं करेंगे उस वक्त तक मुश्किल हो जाएगा। मुनव्वर आप अपना नंबर शेयर कर दें ग्रुप के अंदर। समरेश ने कहा है कि कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लास्ट टाइम ईमेल कोर्सेज का कह रहे थे कि कोर्स करने वाले हैं ना सर, जी जी जी, तो वो फिर अरेंज मेरे ख्याल में नहीं हो पाया सर। हाँ यहाँ ये नहीं जो हो पाया, लेकिन जिन लोगों ने किया हुआ है, अब पंजाब यूनिवर्सिटी में कोर्सेज हो रहे हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी में हो जी गए, सर, वहाँ के हमें वेन्यू मिल गया था, वहाँ उनके पास AC BSc और बाकी चीजें हैं, तो वहाँ हो जाएगा। जो लोग जिन्होंने ठीक, बेसिक ट्रेनिंग कर ली हुई है उनके एडवांस कोर्सेज हो रहे हैं। थैंक यू सर। चल जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह ताला कल आप में से कुछ लोग आना चाहे तो कल भी मुलाकात होगी, हमारे दूसरे स्पीकर्स भी होंगे, तो वी हैव अ गुड टाइम टुगेदर। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा करे सबके लिए, आप हमारे लिए दुआ करें, हम आपके लिए दुआ, अल्लाह ताला करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।